ओके सर, ओके। आदरणीय आज के मुख्य अतिथि धात ऑर्गेनाइजेशन से श्रीमती अर्चना जोशी जी, साकेत रावत जी, विकास भगोना जी, मीना रावत जी, शुभम शर्मा जी, आशा डोभाल जी, दयानंद डोभाल जी, गणेश उनियाल जी, मनोहर लाल जी और काया लर्निंग सेंटर से मिस्टर संतोष पासी जी, मंजू कुमाई जी और हमारे गांव से आई माताओं और बहनों, भाइयों, बड़े बुजुर्गों, मैं आप सभी लोगों को काया लर्निंग सेंटर में हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं कि ऐसे हमारे काया लर्निंग सेंटर में कई सारे इवेंट हो जिससे हम और आप सब लोगों का आपस में एक तालमेल और जुड़ाव रहे। मैं धात ऑर्गेनाइजेशन से भी निवेदन करती हूं कि आप कंटिन्यू इस प्रकार के इवेंट हमारी महिलाओं के साथ करें और आगे मैं अर्चना गोहाड़ी जी से निवेदन करती हूं कि आप हरेला इवेंट के बारे में हम सभी लोगों को अवगत करवाएं और अपना आप लोग क्या करते हैं थोड़ा सी वो चीज़ भी प्रेजेंट करें। अर्चना गोहाड़ी जी, आप आइए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम। और सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को। और हमारा तो बिल्कुल, क्योंकि हम लोग देहरादून बिल्कुल घंटाघर सब उसके बीच से आ रहे हैं, तो यहाँ के आधा तो हमारा मन ऐसे ही बहुत खुश हो गया है इतनी सुंदर जगह में, प्रकृति के बीच में। तो हम सभी जब हम लोग आ ही रहे थे रास्ते से, इतना मतलब अच्छा लग रहा था कि हम कितनी अच्छी जगह जा रहे हैं और यहाँ पर आकर तो और तरोताज़ा हो गए और अच्छा लगा कि वाकई में हम बहुत अच्छी जगह पर आए हैं। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जगह पर हमें बुलाने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, यहाँ पर आने के लिए। और सबसे पहले मैं धात की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगी श्री संतोष पासी जी का, मंजू कुमाई जी का, कि आज उन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर आएँ, आप लोगों के साथ बातचीत करें आपके संस्थान में आकर के। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। यूँ तो हम हरेला में रोज़ ही कहीं ना कहीं जा रहे हैं, पूरा 1 महीने का हमारा कार्यक्रम चलता है। अब इसके बारे में हमारे साथी और बातचीत भी करेंगे, लेकिन उस पूरे कार्यक्रम के बीच में यहाँ पर आकर के, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही बहुत कुछ हो रहा है, आप लोग काफ़ी जागरूक लोग हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में आकर के बात करना, ना केवल हम लोग हरेला के बारे में बताने आए हैं बल्कि आप लोगों से बहुत कुछ सीखने भी आए हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। और साथ ही साथ मैं विशेष आभार करना चाहूँगी सुरेशी जी का, क्योंकि इनसे मुलाकात हुई थी अभी कुछ समय पहले ही एक वर्कशॉप के दौरान, और बहुत आत्मीयता इनमें है, बहुत अपनापन है। और वहाँ पे बस हम 2-3 दिन के लिए मिले और इतनी अच्छी बातचीत हुई, और तभी हमारी बात हुई कि मैम ने कहा कि आप कभी ज़रूर आइएगा हमारे सेंटर में। तो हमने भी कहा, देखिए हम हरेला के लिए तो 1 महीना पूरा घूमने ही वाले हैं, तो हम उसी बीच ज़रूर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आएँ और आज प्रकृति के बीच में आए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हरेला क्या होता है और किस तरह से मनाया जाता है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इसकी कुछ जानकारियाँ भी होंगी, लेकिन हम लोग भी, क्योंकि धात और हरेला कुछ ऐसे मिले हुए हैं कि जैसे क्या कहें, मिट्टी और पानी कि बिल्कुल जुड़े हुए हैं। पानी के बिना मिट्टी और मिट्टी के बिना पानी अधूरे लगते हैं। तो कुछ इस तरह से धात और हरेला की यात्रा है, वो क्या है वो भी हमारे साथी बताएंगे। और धात क्या है, क्या आप में से कभी किसी ने पहले शब्द सुना है धात शब्द? अच्छा, मैम ने सुना हुआ है, आप में से किसी ने सुना है? आपने नहीं? अच्छा, तो वो भी अभी हमारे, क्योंकि थोड़ा एक अलग सा शब्द है, कई लोगों को नहीं पता होता है, तो अभी हमारे साथी आपको बताएंगे कि धात होता क्या है। और अगर आप देख भी रहे होंगे शायद आपको थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सीनियर लोग भी हैं उम्र में और बहुत यंग लोग भी हैं, मतलब 20, 30, 40, 50 हर वैरायटी आपको मिलेगी। 6-7 में मिलजुल के काम करते हैं। तो हम क्या काम करते हैं, 60s में भी हैं, किस तरह से काम करते हैं वो भी हमारे साथी आपको बताएंगे। और कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने से पहले कुछ प्लकार्ड्स हम लोग लाए हैं जो आप लोगों को दिए भी हैं हमने, इसमें नारे लिखे हैं कुछ, तो कुछ नारे आप लोग मेरे साथ लगाएंगे थोड़ा सा जोश के साथ। आप तो पहाड़ की महिलाएं, खेती बाड़ी वाले, आपकी आवाज़ तो ऐसी आनी चाहिए कि बस सब सुनते रह जाएं, जोर से एकदम, ठीक है? लगाएंगे नारे सब मेरे साथ? ठीक है, तो सबसे पहला नारा हम लगाएंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे,
आप कहेंगे हरियाली से धरा भरेंगे। मैं कहूँगी चप्पा चप्पा हरा करेंगे, आप कहेंगे हरियाली से धरा भरेंगे। दूसरा नारा हम लगाएंगे सुनो हरेला का संदेश, आप कहेंगे हरा भरा हो मेरा देश। सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। और तीसरा नारा हम लगाएंगे जो हमारे स्टैंडी पे भी लिखा है, वृक्ष लगाएं वृक्ष बचाएं, आप कहेंगे उपज हिमालय की अपनाएं। जो आप लोग भी उससे जुड़ा हुआ काम करते हैं, जो पहाड़ी अनाज है ना। तो ये 3 नारे हम आज लगाते हैं। लगाएंगे सब मेरे साथ, लेकिन जोश और खरोश के साथ, बिल्कुल ऐसे हिलने चाहिए सब दीवारें, ठीक है। तो एक पहले शुरू करते हैं चप्पा चप्पा। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे। थोड़ा और जोश से, एक बार सब हाथ उठा के बोल दीजिए, बिल्कुल जोश और खरोश के साथ। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, अरे चप्पा चप्पा हरा करेंगे। सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश। वृक्ष लगाए वृक्ष बचाए, वृक्ष लगाए वृक्ष बचाए, चप्पा चप्पा हरा करेंगे। और एक बार लास्ट वाला जोर से, बिल्कुल जो फेसबुक लाइव में जुड़े हुए ना, अपनी कुर्सियां पकड़ लें कि ये कहां से नारे आ रहे हैं। तो चप्पा चप्पा हरा करेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो वाकई में बिल्कुल जो हमारी मजबूत महिलाएं हैं वो दिख रहा है, हमें सुनाई दे रहा है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारी ओर से आग्रह करना चाहूँगी श्री विकास बहुगुणा जी से कि ये जो सवाल उठ रहे हैं कि धाद है क्या, क्या शब्द का मतलब क्या होता है, कैसी संस्था है, किस तरह से काम करती है, और ये वैरायटी ऑफ लोग क्यों हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, उसके बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद अर्चना। आज के कार्यक्रम में उपस्थित काया लर्निंग सेंटर के श्री संतोष पासी जी, मंजू मैम, सुरेशी मैम और मुकेश जी, और हमारी धात संस्था से आज उपस्थित हमारे धात के केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री गणेश उनियाल जी, श्री साकेत रावत जी केंद्रीय उपाध्यक्ष, इस पूरे हरेला कैंपेन की हमारी कोऑर्डिनेटर अर्चना गौड़ी जी, और हमारे साथ है आशा डोभाल जी, नीना रावत जी, मनोहर लाल जी, दयानंद डोभाल जी और शुभम जी, और यहाँ उपस्थित सभी माताओं बहनों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। समाज में हमारे जितनी भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का आम आदमी के जीवन पे सीधा असर पड़ता है, और जब आम आदमी के जीवन पे ये असर पड़ता है तो वो आम आदमी कुछ सवाल उठाता है, वो कुछ सवाल उठाता है, उनके जवाब ढूंढता है, कुछ चिंतन करता है, कुछ बहस करता है और कुछ गतिविधियां करता है। और जब ये सारे सवाल जवाब, बहस, चिंतन, गतिविधियां एक समूह के रूप में होती हैं, तो वो समूह हम जैसे लोगों का बनता है, जिसे कहते हैं धात। तो धात एक ऐसा समूह है जो हमारे उत्तराखंड हिमालय में होने वाली विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों के पक्ष में लगातार आवाज़ उठाता रहा है। अगर हम अपनी लोक भाषाओं में बात करें तो धात शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आवाज़ देना। अगर यहाँ पे पहाड़ के कुछ लोग उपस्थित होंगे तो एक जैसे बोलते हैं ना, धै लगाना। तो जब एक व्यक्ति किसी मुद्दे को लेके, या कहना चाहिए कि किसी को पुकारता है, आवाज़ देता है, आह्वान करता है, तो बोलते हैं हम धै लगा रहे हैं। तो जब एक पूरा समूह जो होता है वो एक आवाज़ लगाता है किसी विषय के लिए, किसी गतिविधि के लिए, किसी सामाजिक मुद्दे को लेके आवाज़ लगाता है, तो उसे एक सामूहिक रूप से जब आवाज़ लगाता है तो उसको धात कहा जाता है। तो यही हमारी संस्था है धात। धात का जो जन्म हुआ वो 1987 में एक उत्तराखंड के बहुत ही वरिष्ठ भाषाविद हैं, कवि हैं, लोकेश नवानी जी,
उन्होंने और उनके मित्रों ने मिलकर 87 में एक पत्रिका निकाली थी धात करके। तब से ये धात निरंतर जो है वो कार्य कर रही है समाज के बीच में रहकर और समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि धात हम जो हैं, हम कोई एनजीओ नहीं हैं, कोई गवर्नमेंट से एड नहीं लेते हैं, कोई किसी बहुत बड़े उद्योगपति से एड नहीं लेते हैं। ये एक आम समाज से चलने वाला संगठन है जिसमें कि बहुत छोटी छोटी भागीदारी करके बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें जुड़े हैं। और ये उत्तराखंड में तो काम कर ही रहा था जो शुरुआत हुई। आज राष्ट्रीय स्तर पर भारत के अनेक शहरों में धात के कार्यकर्ता हैं जो हमारे इन कार्यक्रमों में जुड़े हैं। इसके अलावा आज की डेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत लोग जो हैं वो धात के कार्यक्रमों से जुड़ रहे हैं और उसमें अपना योगदान कर रहे हैं। अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो धात के कुछ विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको जानकारी देना चाहूँगा। एक जो हमारा सबसे मेन कार्यक्रम इस समय चल रहा है वो है पुनरुत्थान का। आपको याद होगा 2013 में एक आपदा आई थी केदारनाथ में, तो उसमें हमारे बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के जो कमाने वाले थे उनको खोया और उस परिवार पर, उसके बच्चों की पढ़ाई पर एक आर्थिक संकट आ गया। तो उस समय धात खड़ी हुई उस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए। तो हमने उन जो महिलाएं थीं जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उनके बच्चे स्कूल जाने वाले थे, उन सबका अकाउंट खुलाया और वहाँ हमने कोई उन बच्चों को गोद नहीं लिया या उनको उनके घरों से अलग नहीं किया। हमने उनको 800 रुपये महीना एक आर्थिक सहयोग देना शुरू किया। जो भी हमारी उस समय वो थी क्षमताएं थी, उसको देखते हुए आम समाज से हमने अपील की। और वो अपील क्या है, आप सोच सकते हैं कि उसमें जो लोग हमें योगदान देते हैं वो 100 रुपये महीने से स्टार्ट होता है। 100 रुपये महीने से लेके 800 रुपये महीने तक हम 800 रुपये एक बच्चे को योगदान देते हैं, जो कि अब केदारनाथ आपदा से आगे बढ़कर जो कई और इवेंट, अभी ये जो कई और घटनाएं हुई, जैसे एक बस एक्सीडेंट हुआ था रिखणी खाल में, या अभी कोविड के दौरान काफ़ी लोगों की जानें गई। तो जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, जिनके घर में कमाने वाला नहीं रहा, उनके बच्चों को हम ये आर्थिक सहायता देते हैं। इसके साथ ही हम उस कार्यक्रम में साल में एक बार दिवाली के बाद जो इगास आता है उनके साथ हम इगास मनाते हैं। इसके अलावा एक और धात का कार्यक्रम चल रहा है कोना कक्षा का, जिसके कि संयोजक अभी हमारे सामने ही बैठे हैं, गणेश उनियाल जी और आशा डोभाल जी साथ में हैं। ये उत्तराखंड में जो स्कूल हैं, जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल, उनमें हम किताबें भेजते हैं, जैसे कि चंपक, नंदन, मतलब कहानी की किताबें, चकमक, इस तरह से, या मोटिवेशनल किताबें। जैसा आप लोग अपने घरों में भी बहुत दिक्कत महसूस कर रहे होंगे, आजकल छोटा बच्चा है 3-4 साल का भी मोबाइल लेके बैठ जाता है, तो बच्चों से क्या है, पढ़ने की आदत छूटती जा रही है। तो इसको बढ़ाने के लिए धात ने ये कदम उठाया और अभी उत्तराखंड में लगभग 650 स्कूलों में, शायद ज़्यादा भी हो गए हो, मुझे अच्छा अब 800 हो गए हैं, हाँ मुझे 650 तक का पता था। 800 स्कूलों में प्रत्येक माह ये किताबें जाती हैं और वो किताबें कोई संस्था नहीं देती, मतलब कोई ऐसे सरकार नहीं देती, हर आम आदमी 100 रुपये महीना देकर एक स्कूल में एक कक्षा के अंदर एक कोना जो है वो स्थापित कर सकता है। तो उसे कोना कक्षा नाम दिया गया है। एक हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। इसके अलावा जो आपको, जिस वजह से हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, हरेला और ये जो लगातार वन लगा रहे हैं हम लोग, स्मृति वन, बाल वन, ये सब, इसके हमारे साथी जो आएंगे इस बारे में वो डिटेल में बताएंगे। एक हमारा ये हरेला का कार्यक्रम चलता है पूरे माह भर का। इसके अलावा एक हमारा फंची का कार्यक्रम चल रहा है, जैसा कि जो आप लोग भी जिससे जुड़े हैं, और जैसा कि यहाँ लिखा भी है, वृक्ष लगाएं, वृक्ष बचाएं, उपज हिमालय की अपनाएं। तो हमारा कहना है कि जो पहाड़ों में जो हमारा पलायन हो रहा है, क्योंकि वहाँ जो खेती है वो लगातार ख़त्म होती जा रही है, कि आदमी खेती करेगा भी क्यों जब उस सामान की बाज़ार में उसको यूज़ ही नहीं करेंगे लोग। तो हम इसको लेके हमारा फंची कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम गाँव से लोगों को जोड़ते हैं और उसके बाद उस अनाज को हम विभिन्न अपने माध्यमों से लोगों तक पहुँचाते हैं। तो इसको लेके भी धात काफ़ी काम कर रही है। इसके अलावा धात के अन्य कार्यक्रम भी चल रहे हैं, जैसे अंकिता एक ज्योति, जिसमें महिलाओं के मुद्दों को लेके बात होती है, उसकी कोऑर्डिनेटर अर्चना ही हैं। और इसके अलावा साहित्य को लेके, भाषा को लेके, युवा मुद्दों को लेके, महिला मुद्दों को लेके, बहुत सारे मुद्दों को लेके धात काम करती है। और
थोड़ा सा, क्योंकि मुझे आदेश हुआ था अर्चना की तरफ से कि धाद के बारे में बताऊं, तो ये मैंने कुछ आपको बताया कि धाद एक ऐसी संस्था है जो समग्र रूप से काम करती है। और एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि हम में से ज़्यादातर सभी लोग या तो सरकारी नौकरी में हैं या अपने रिटायर्ड हो गए हैं, थोड़े बहुत लोग हमारे साथ लेकिन वो पहले जॉब में ही थे, तो सब एक मतलब आम आदमी हैं और जो अपने समय से, अपनी नौकरी से, अपने व्यवसाय से थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर सोचते हैं कि हम यहाँ पर लोगों से कुछ बातचीत करें और उन्हें एक सामाजिक मुद्दों की तरफ आकर्षित करें और एक धाद जो हम लगा रहे हैं उन लोगों से भी वो धाद लगवाएं। और अपनी बात को मैं समाप्त करूँगा थोड़ा सा इन 4 पंक्तियों के साथ जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष नवानी जी ने 4 पंक्तियाँ लिखी थी हरेला को लेके। बने हिमालय सुंदर धरती मानव का आवास, बने हिमालय सुंदर धरती मानव का आवास, हरियाली के गीत सुनाते छुए वृक्ष आकाश, हो समृद्ध हर पर्वत घाटी सुसंपन्न हो लोग, सस्य श्यामला बने धरा ये बने हमारा लोक। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और तो धात के बारे में आपको पता चल गया कि धात का मतलब क्या है और किस तरह से धात काम करती है। और जैसा सर ने बताया पूरी तरह से एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब हम सभी अलग अलग पेशों में काम करते हैं लेकिन अपना समय निकाल करके 2 घंटे 4 घंटे सर छुट्टी लेके आए ऑफिस से, ऐसे शुभम रेडियो जॉकी हैं दूरदर्शन केंद्र से, आप इन्हें सुन सकते हैं। ऐसे ही सब थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके हम लोग कोशिश करते हैं जो भी मुद्दा हमें लगता है कि इस पर बात की जानी चाहिए हम लोग उस पर बात करते हैं। और ऐसी ही एक बात करने हम आज आपके साथ आए हैं। जब हमारी ये बात हुई कि हम लोग काया में जाए, वहाँ पर बात करें तिलवाड़ी में, तो हमारी ही टीम में भी ये बातें हुई कि क्योंकि हम लोग पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, पेड़ों को बचाने की भी इस साल विशेष करके हम लोग बात कर रहे हैं, तो और अनाज की जो खेती है, मोटा अनाज है, उसकी भी। लेकिन आप लोग तो पहले से इतनी सुंदर जगह में हैं, पेड़ों के बीच में है, खेती आप लोग करते हैं, हम आप लोगों को नया क्या बता सकते हैं? क्योंकि हम शहरों में तो ये बात करते हैं कि भाई पेड़ लगाइए, पोल्यूशन बहुत है, पेड़ों का बचाना बहुत ज़रूरी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फिर कहीं ना कहीं जब हम लोगों ने इस बात पे मंथन किया कि हमें यहाँ आना चाहिए, बात करनी चाहिए, लेकिन हम क्या बात करें क्योंकि आपके यहाँ तो पहले से इतने पेड़ है, नया पेड़ हम क्या लगाएंगे? तो ये बात निकल कर के आई कि क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सुंदर है। इस अभी का मतलब समझिए, जो बर्बाद होता हुआ आ रहा है देहरादून से बहुत जल्दी यहाँ पहुँच जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पेड़ लगाएं तो लगाएं, लेकिन जो आपके पेड़ है ना, आप उन्हें बचाएं। क्योंकि हम सभी जानते हैं धीरे धीरे सारे जो शहर हैं, चाहे देहरादून हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, फैलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और जो गांव हैं, खेत हैं और विशेष करके जंगल है, पेड़ हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक चिपको आंदोलन के नाम से उत्तराखंड जाना जाता है, हिमालय जाना जाता है और पूरी दुनिया में जाना जाता है कि जो एक चिपको आंदोलन कई साल पहले गौरा देवी ने किया था, उसी तरह के आंदोलन की ज़रूरत एक बार फिर उत्तराखंड को है। क्योंकि ये ऐसी जो शायद आप लोग अब कहीं ना कहीं समझ भी रहे होंगे, ऐसा हो भी रहा है हमारे आसपास कि ज़मीनें बिक रही हैं, बेधड़ल्ले बिक रही हैं, पेड़ कट रहे हैं और कोई रोकने और पूछने वाला नहीं है। तो पेड़ लगाने तो हैं, लेकिन आज लगाए हुए पेड़ जो 100 साल, 200 साल, 300 साल पुराना पेड़ कटा, वहाँ पहुँचने में उन्हें कई साल लग जाएंगे। और जो हमारी पीढ़ियाँ हैं जो अभी छोटी हैं, बढ़ रही हैं, उनके लिए हम क्या छोड़ कर जाएंगे? तो इसलिए पेड़ लगाने की बात तो हम शहरों में कर ही रहे हैं, लेकिन हम आज विशेष करके ये धाद लगाने आए हैं कि आप इस सुंदर तिलवाड़ी को, इस सुंदर भाव वाला को, इस सुंदर जगह को, इस हरे भरे जंगलों को प्लीज़ बचा करके रखिएगा। पूरी कोशिश कीजिएगा कि बेवजह कोई भी पेड़ ना कट जाए। विकास भी ज़रूरी है, लेकिन विकास के साथ साथ पर्यावरण का, वृक्षों का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। और यही हमारा इस बार हरेला का संदेश भी है कि वृक्ष लगाएं, वृक्ष बचाएं, वो बहुत ज़रूरी है। तो अब हरेला के बारे में कि विधिवत हरेला क्या होता है, किस तरह से मनाया जाता था और अब हम किस तरह से मना रहे हैं, उसके बारे में बताने के लिए मेरा आग्रह रहेगा। हमारे साथ नीना रावत जी हैं,
धाद स्मृति वन एक है, हरेला वन की मुहिम, उसके बारे में भी वो बताएंगी। उसकी सचिव आप हैं और वह स्मृति वन संभालती भी हैं, तो वो आपको बताएंगी कि हरेला के बारे में सारी चीज़ें। थैंक यू अर्चना। आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसे कि आप लोगों ने भी धात के बारे में जाना, तो धात के बारे में सबको समझ आया अच्छे से? कोई जिज्ञासा किसी की? नहीं, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करेंगे हरेला के बारे में। जैसे कि आप लोगों के बीच में हम हरेला मनाने आए हैं। हरेला शब्द तो सबने सुना है? सुना है? तो हरेला की छुट्टी तो बीत चुकी। कब था हरेला? 17 को था ना, वो छुट्टी थी ना, सबको पता है। 17 को मनाया गया था। हमने 16 से उसकी शुरुआत की थी। 16 को हमने मार्च निकाला था और तब से तो जैसे कि हरेला बीत चुका है, लेकिन हम धाद में हरेला को 1 माह का मनाते हैं। तो ये हमारा 16 जुलाई से शुरू होकर 16 अगस्त तक चलेगा। हरेला घी संक्रांत पर हमारा ख़त्म होता है। उसमें हम पहाड़ी अनाज अपना खाते हैं, जैसे घी के साथ मनाया जाता है ये। तो ये हमारा 1 महीने चलता है, इसलिए हम इसको पूरे 1 महीने तक जगह जगह, जैसे आज हम यहाँ पर आए हैं तो ऐसे हर जगह हम जाके इसको मना रहे हैं। और हरेला के बारे में थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। तो हरेला के बारे में आप लोगों को कुछ नॉलेज है किसी को? चलिए, हरेला कहाँ का त्योहार है? कुछ है किसी का? नहीं जी, हाँ जी, चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। हरेला जो है मूलतः जो है ये कुमाऊँ का एक त्योहार है ना? हाँ, आपको मालूम है, शायद आप बोलने में थोड़ा झिझक रहे थे। जी जी जी। तो हरेला एक जो है कुमाऊँ का त्योहार है और वहाँ पर उसको कैसे मनाया जाता है? इसको छोटे छोटे बर्तनों में बीज डाले जाते थे, उनको बोया जाता था और जब वो उगते थे तो उसके बाद जो है उनको कानों में भी लगाते हैं और जो बीज अच्छे से उग जाते हैं उनको फिर बोने में काम लाया जाता है। ये तो आप, मुझे लग रहा है इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते होंगे, क्योंकि जितने पुराने लोग हैं यहाँ तो एक्सपीरियंस के बेस पे काम होता है ना? तो आप लोग को तो ज़्यादा मालूम होगा। तो हमने जो है धाद में जो हरेला मनाना शुरू किया 2010 में। 2010 में हमने इसको पहले जगह जगह हम ऐसे ही जा रहे थे और स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में, ऑफिसेज में जगह जगह जाके हमने हरेले का संदेश दिया, पेड़ों को लगाना शुरू किया। लेकिन 2015 से हमने इसको जो है सरकार के संज्ञान में भी हमारी बात आई और सरकार के साथ हमने जो है मनाना इसको शुरू किया। और जो तत्कालीन उस समय जो हमारे मुख्यमंत्री थे उनके साथ हमने इसको मनाया। और उसके बाद 2020 में जो है इसको जो है एक हमें सरकार को हमने जो कहा कोई आप हमें इसको एक जगह लगाने के लिए या हरेला मनाने के लिए, क्योंकि जगह जगह हम लगा रहे थे और हमारे जो है पौधे जो भी हम लगा रहे थे वो ठीक से हमारे हो नहीं पा रहे, मतलब देखना उनको लगाना जैसे हम लोग सब लगाते हैं, लेकिन हमें इसको केयर चाहिए ना, तो उसके लिए हमने एक ज़मीन की मांग करी। तो हमें 2020 में जो है मालदेवता में एक जगह भी हमें मिली, तो वहाँ पर हम लोग स्मृति वन हमने स्थापित किया। और आप सबको ये जान के खुशी होगी जो आप लोग हरेला की छुट्टी मनाते हो, ये धात के सौजन्य से आप लोग को मिली हुई है, इसके लिए आप जोरदार तालियां भी बजा सकते हैं। तो और जो है जी कई बार हमने जो है उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री आवास में हमने इस त्योहार को मनाया। और इसके बाद जो है इस साल जो है हमने जब 2023 हो गया, हमारा 250 पेड़ों का एक वन हमारा स्थापित हो चुका है स्मृति वन के नाम से मालदेवता में, जिसे कि आप विजिट कर सकते हैं। और जब 2023 में हमारा एक बहुत अच्छा हमारा एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर भी हो गया और बहुत डेवलप्ड हो गया हमारा, तो हमने अब इसको स्मृति वन से बढ़ाकर हमने इसको हरेला वन का नाम दिया। इसमें हम 100 पेड़ों का वन बना रहे हैं। इसमें हमारे 4 वन शुरू हो चुके हैं, स्मृति वन तो है ही हमारा, जो 250 से बढ़ के हमारा इस बार हम फिर इसको 100 पेड़ वहाँ पे और लगा रहे हैं। पुष्प वन है, बाल वन है, जो कि बनियावाला में हमारे डोभाल जी हमारे साथ हैं, वो उसके संयोजक हैं, वो हमारा डेवलप हो रहा है। एक हमारा वित्र वन के नाम से और मनोहर लाल जी हमारे हैं साथ में, वो उसको डेवलप कर रहे हैं। और एक फूलों की ढाल से नाम है हमारा पीक वन विकसित हो रहा है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे वन विकसित हो रहे हैं। तो ये तो हमारा हरेला के बारे में हुआ, लेकिन हम इसके साथ ही हमारे पहाड़ के हमारे लोक पर्व हैं, उसमें हम फूलदेई पे भी फूलदेई को भी हम लोग जो धार में बहुत अच्छे से मनाते हैं। और जो है अब ये हमारी जो पहल थी जो हमारी मनाने की, ये भी हमारी सरकार तक पहुंची। तो हम इसको फूलदेई को, जैसे कि विश्व में फूलदेई एक ऐसा त्यौहार है हमारे उत्तराखंड में, भारत में ये एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो जिसे कि बड़े न मनाकर बच्चे मनाते हैं। फूलदेई के बारे में है किसी को नॉलेज? उसमें जो छोटे छोटे बच्चे फूल तोड़ के लाते हैं, सबकी देरियों में डालते हैं, है ना? हाँ 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 जी, हाँ जी, कौन? सर प्लीज़ आप आइए प्लीज़। नहीं आप थोड़ा सा बताइए कुछ, आपको कुछ या आपने मनाया हो कभी या देखा हो।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी, हाँ उनको माइक दो, माइक दो उनको, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। तो इस तरह से इसको तो हमने इसको भी बाल पर्व का नाम दिया है, फूलदेई को जो हमने बाल पर्व का नाम दिया है, और ये भी हमारी जो है मांग, जो हमारी जो पहल है शासन तक पहुंची है, और शीघ्र ही हो सकता है आपको बाल पर्व की अब छुट्टी मिलने लगे। तो यही हमारी धात की पहल है। थैंक यू। तो ये सब हम लोग धात में कर रहे हैं, और इसमें जो हम प्लांटेशन कर रहे हैं ये हम लोग कोई धात के लोग नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग इसको भी समाज के साथ हमने जोड़ा हुआ है। हर एक कोई जो आप यहाँ पे भी बैठे हैं, कोई अपनी स्मृति में किसी या खुशी के पर्व पर कोई पौधे, वैसे तो गांव में तो इतनी जगह सबके पास होती है कि नहीं मतलब ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आप अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई अगर चाहे इसको हमारे स्मृति वन से या धात से जुड़ना, प्लांटेशन करना चाहे, तो बहुत छोटी सी, हमारे हर प्रोग्राम एक बहुत छोटी सी राशि से शुरू होते हैं। 100 रुपये की न्यूनतम राशि हमारी होती है, उसमें आप हमारे हर किसी भी प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। फंची का हो, चाहे हमारा कोना कक्षा का हो, या हमारा ये हरेला का प्रोग्राम हो, प्लांटेशन से अगर आप जुड़ना चाहें, 100 रुपये की 100 रुपये न्यूनतम राशि है, या आप इसको साल में एक 1200 रुपये की राशि से भी जुड़ सकते हैं। उसमें आप कोना कक्षा का स्थापित कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, किसी हर कार्यवाही के लिए। और इस तरह से हमारा इतने जैसे कि सर ने भी बताया 800 स्कूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 800 स्कूल का मतलब 800 बच्चे भी जुड़े हैं, उनके परिवार हमारे साथ जुड़े हैं। तो इस तरह से जो है पूरा समाज को हम साथ में लेकर चल रहे हैं। और जहाँ पर हमने पेड़ भी लगाए हैं, तो हर एक लगाइए 250, इस समय लगभग 500 हमारे पेड़ हो चुके हैं। तो 500 परिवार हमारे उनके से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये हमारा समाज के साथ एक प्रोग्राम चल रहा है। तो इसको आप सब भी अगर चाहें तो हमारे हर कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। और बस यही जो हमारी हरेला की ये यात्रा है। और आप कोई हमारे से कुछ पूछना चाहें या कोई जिज्ञासा हो तो अभी भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो हमारे एक धात का पेज भी है, फेसबुक पेज है हमारा, और उसमें हमारे सब कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। हर जो हमारा जितने भी कार्यक्रम चलते हैं सबके कॉन्टैक्ट नंबर हमारे दिए रहते हैं, आप जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। धन्यवाद। अर्चना जी, बहुत धन्यवाद नीना जी। तो हमने धात की बात भी की, हरेला के बारे में भी बताया। तो आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि धात जो काम करती है वो जो समसामयिक, मतलब उस वक्त के जो मुद्दे हैं, जैसे 13 में आपदा आई तो उस वक्त जो मुद्दा उठा कि बच्चों की शिक्षा कैसे होगी, जब घर में कमाने वाला ही नहीं बचा है, तो विशेष करके जो पहाड़ी गांव थे, जो पूरी केदारनाथ घाटी के गांव थे, वहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल यही था कि बच्चों की शिक्षा कैसे होगी। तो वहाँ से एक मुद्दा उठा कि बच्चों को सहायता की जाए। ऐसे ही जब हम लोगों ने 2010 में शुरुआत की हरेला मनाने की, तो जैसा कि नीना जी ने भी बताया कि मुख्यतः तो ये कृषि का पर्व था हरेला, कि दाने बोए, उसे देखा, और मुख्यतः आता है कुमाऊँ से, कुमाऊँ का पर्व था। हिमाचल में कुछ जगहों पे मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ में भी दूसरे नाम से पर्व मनाया जाता है। तो जब वहाँ से आया, लेकिन हम लोग तो शहर में रह रहे थे, हमारे पास कोई खेती बाड़ी नहीं थी, कृषि नहीं थी, तो हम हरेला कैसे मनाएंगे। लेकिन हमारे पास पेड़ नहीं थे, तो हमने उसे पौधारोपण से जोड़ दिया धात ने, और पौधारोपण के साथ हरेला की शुरुआत करी। तो जब 2010 से पौधारोपण के साथ हरेला की शुरुआत करी, 2015 में सरकार के संज्ञान में ले गए, हरेला को राज्य पर्व का दर्जा भी मिल गया, छुट्टी भी होने लगी, पूरा प्रदेश हरेला मनाने लगा। प्रदेश और जो उत्तराखंड से बाहर भी उत्तराखंड के लोग रहते थे वो भी हरेला मनाने लग गए। तो फिर 2020 आते आते 21 आते आते ये समस्या हुई कि जो लोग शहरों में रह रहे हैं हरेला तो मना रहे हैं, लेकिन उनके पास पेड़ लगाने के लिए तो जगह ही नहीं है। वो गमलों में पौधा लगा करके हरेला मनाने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे सबके प्लॉट हैं, उसमें पूरा मकान बना हुआ है, तो पेड़ कहाँ पर लगाएंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। तब शुरुआत हुई, जैसा कि नीना जी ने बताया, 2020 से हरेला वन की। और इसी क्रम में कई सारे साथी हमारे जुड़े जिनके पास जगह नहीं थी, उन्हें हमने एक सॉल्यूशन दिया कि हरेला वन हम एक बनाए, जिसमें एक न्यूनतम सहयोग के साथ उसके रखरखाव के लिए तो वो वहाँ पर आकर के पेड़ लगा सकते हैं, पौधा लगा सकते हैं, किसी भी उपलक्ष्य में, अपनों की स्मृति में या किसी उपलक्ष्य में। उस क्रम में 3 वन अभी हम लोग विकसित कर रहे हैं। स्मृति वन नीना जी के संरक्षण में पूर्णतः पौधे लग चुके हैं, और मित्र वन और बाल वन हमारे नए बन रहे हैं। तो ये सारी बातें अभी तक हम लोगों ने कर ली हैं।
अब इन धात के बारे में या हरेला के बारे में आप में से कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैम। हो सकता है इस समय सागर खाती हो। जी। लेकिन मुझे आपने मेरे आवाज ठीक है। बचपन में मुझे एक चीज देखा था, जो गांव में सफाई होती थी या जो भी है, तो गोबर के साथ जो वो लगाते थे ना दरवाजे में, मैं जो मेरा वो था कि क्या वही हरेला है हमारे जी। घर वाली है कुछ अलग है? जी जी जी, वो हरेला के वो 2-3 बार होता है जितनी मेरी जानकारी है। जी, एक बार जब फसल कटती है तब भी वो किया जाता है। जब अप्रैल में जब फसल कटती है गेहूं की, उसको कुछ आंच में पकाया जाता है चूल्हे में। जी, और उसी को उस वक्त चौखट पे भी गोबर के साथ रखा जाता है, शुभ माना जाता है कि घर का संरक्षण होगा, भरा पूरा रहेगा। और यही चीज़ हरेला जब मनाते हैं जुलाई में, वो जैसा कि नीना जी ने भी बताया था, एक मिट्टी के बर्तन में दाल के या बीज जो होता है अनाज 9-10 तरह का बोया जाता है, 7 तरह का, 9 तरह का, 11 तरह का, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संख्या में। फिर जो पौधा सबसे अच्छा होता है बीज, उसकी फसल बोई जाती है। ये माना जाता है कि ये फसल इस बार सबसे अच्छी होगी। और फिर उसी हरियाली को काट करके कान के पीछे भी लगाते हैं, पूजा में रखते हैं। और वही जो आप बता रही हैं कि देहली में गोबर के साथ उसे लगाया जाता है और शुभ माना जाता है। पैसे बच्चों को, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी, वो जी वही हरेला का ही वो एक वो है। वो वही क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग तरीका हो जाता है, पर हाँ कई क्षेत्रों में उस तरह से भी मनाया जाता है। और कोई अगर आप लोग हरेला के बारे में कुछ जानना चाहें, आप सवाल कीजिए हमसे, फिर हम आपसे करेंगे। तो हम करें उससे पहले आप कर लीजिए। और कुछ कोई पूछना चाहे? नहीं, ठीक है। तो हमें धात के बारे में पता चल गया, हरेला के बारे में। अच्छा, आप लोग इतनी सुंदर जगह में रहते हैं, खेती भी आप लोग करते हैं, तो आप लोगों ने पौधे तो जरूर लगाए होंगे, सबने लगाए होंगे मुझे लगता है। सबने लगाए पौधे? एक बार हाथ ऊपर करते हैं, किस किसने लगाए हैं पौधे आज तक? सभी ने लगाए हैं। और उसी पेड़ का फल तोड़ के किस किसने खाया है? सबने। आंटी आप आ जाइए थोड़ा सा, आंटी आ जाइए आप, आइए थोड़ा सा हमें बता दीजिए ना किस चीज का लगाया था, हम भी सुन के यहीं से उस फल का मजा ले लेंगे। आइए, तो किस चीज का पौधा आपने लगाया था और कब लगाया था ये भी बताना। आम का पेड़ लगाया। कब लगाया था? वो लगाया था 6 साल हो गए। अच्छा, अब बड़ा हो गया? हाँ, बड़ा आम लग रहे उसमें, सब खा रहे आम। कौन से वाले आम है? आम ये बढ़िया जो दशहरी आम होता है। अच्छा, हाँ। मीठे बढ़िया। हाँ, बढ़िया आम है। सबको खिलाता है, अकेले अकेले ना खाते? ना, सब एक बच्चे भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। ठीक है, तो हम कब आए खाने? चलो आप। तो मतलब अच्छा लगता है आपने पेड़, है ना? तो आपके नाती पोते बच्चे हाँ, बच्चे सब खाते हैं? सब। तो और आप मतलब मना तो नहीं करते किसी को कि ना। मैंने लगाया तो मैं ही खाऊंगी? हाँ, तो बंदर भी खा रहे हैं। बंदर भी खा रहे हैं? बंदर भी खा रहे हैं आम। तो मतलब बच्चे बड़े बुजुर्ग सब उस फल का आनंद ले रहे हैं। आपका नाम क्या है? निर्मला देवी। निर्मला देवी जी के लिए जोरदार एक से तालियां बजा दीजिए, धन्यवाद। और कोई और किसने लगाया पेड़? अभी तो सबने हाथ खड़े किए थे। आइए आइए, आप आ जाइए, थोड़ा सा, बस कुछ भी नहीं, इतना ही बताना है बस हमें। हाँ जी, अपना नाम बता दीजिए पहले मुझे। सुषमा जी, किस चीज का पौधा लगाया आपने? मैंने केले का लगाया था। केले का? हाँ जी। तो लगे उसमें केले? हाँ, अभी भी लगे हुए। लगे हुए? आप लाए क्यों नहीं हमारे लिए? अभी कच्चे हैं। अच्छा, कच्चे केले उसे हैं? पकाने पड़ते हैं। अच्छा, तो उसकी सब्जी भी बनाते होंगे, फल भी खाते होंगे, हाँ जी। तो सब खाते हैं मिलजुल के? हाँ जी, सब। बहुत धन्यवाद। और कौन? और यहाँ आपने लगाया कभी पेड़? बच्चे नहीं लगाया अभी? अच्छा, और कौन, किसने और लगाया है पेड़? हाँ, सर आ जाइए। नहीं सर, थोड़ा सा, लाइव में भी काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपको सुन रहे होंगे। अपना नाम पहले बता दीजिएगा। मेरा नाम मुकेश है, मुकेश नेगी। मैं इसी तिलवाड़ी गांव का निवासी हूं। वैसे तो चूँकि हम कृषि से जुड़े हैं, तो अपने तो खेत खलिहान में हमने बहुत सारे पौधे लगाए हैं। एक आम का बगीचा जो हमने खुद लगाया है, आज अच्छी फसल दे रहा है। और इसके साथ साथ भी आप जिस परिवेश में यहाँ अभी एकत्र हुए हैं, काया सेंटर है, इसमें भी आप एक आम का पेड़ देखेंगे। तो ये आम का पेड़ भी हमने ही मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले लगाया था, जो कि अब बड़ा भी हो गया और एक बार 7 बार फसल भी दे चुका है। और इसके अलावा हमने पास में प्राइमरी स्कूल है, उसमें भी हमने मैती आंदोलन कार्यक्रम के तहत कुछ वृक्षारोपण किया है, जो अशोक वगैरह के पेड़ लगाए आज भी हैं।
और इस गांव के दूसरे छोर पे भी आज भी हमारी कुछ योजना वृक्षारोपण करने की, और वहाँ भी हमने नीम के और ऐसे मेसन पौधे लगाए हैं। थैंक यू। तो सर अभी तक आपने लगभग कितने पेड़, अगर हम ऐसे बोले रफ मोटा मोटा, कितने लगा दिए होंगे? मैम अपने निजी पेड़ों को छोड़ के लगभग हमने 10 से 15 पौधे ऐसे लगाए होंगे जो नहीं, निजी भी बताइएगा। पेड़ निजी नहीं होते, पेड़ तो प्रकृति निजी के तो होते हैं। मैम सैकड़ों में होंगे, 100 से ज़्यादा होंगे। तो एक बार जोर से हम नेगी जी के लिए तालियां बजा देते हैं। बहुत धन्यवाद सर। और हमारा मानना है पेड़ जो होते हैं ना, वृक्ष कभी भी निजी नहीं होते। वो है ना ऑक्सीजन, वो ये नहीं देते कि इस बाउंड्री के बाहर ऑक्सीजन ना जाए, या पक्षी आते हैं उस पे, जैसे मैम बता रही थी बंदर भी आए हैं, तो पेड़ निजी हो ही नहीं सकते। और खास करके जब हम बच्चे होते हैं तो हम तो बगीचों से चुरा के भी खाते ना, चोरी बोलते हैं, लेकिन हम तो प्रकृति से ले रहे हैं, तो वो आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन आपके बगीचे से भी बहुत सारे बच्चों ने लिए होंगे। तो पेड़ तो सबके होते हैं। और कोई इधर से, कोई आंटी जी आइए आइए प्लीज, हम बातचीत कर रहे हैं बस, ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैम यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर है। अच्छा अच्छा, एक गाना भी गाना बहुत अच्छा गाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए 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 आइए, जोर से तालियां बजा दीजिए, हौसला बढ़ाइए अपने साथियों का। इतने अच्छे से वो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। आप पहले अपना नाम मुझे बता दो, इतनी प्यारी सी क्यूट सी आंटी है ये जी। मेरा नाम श्रीमती कमला नेगी है। तो कमला नेगी जी, आप हमें गीत पहले सुनाएंगी या पहले बताएंगी, या क्या करेंगी पहले, जो आपकी इच्छा। चलो गीत सुनाती हूँ आपको। ठीक है। यहाँ पर मंच पे बैठे हैं जो उप अधिकारी हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और मेरे साथ की बहनें और एवं साथियों, उनका सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं 10 पंक्तों की वो भाषण सुनाती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने, जो गलती होगी क्षमा करना। मैं पकड़ लूँगी। आज हम सभी यहाँ पर्यावरण दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर मैं कमला नेगी एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सन 1972 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। यह दिवस पर्यावरण की जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। दूषित नदियाँ, वृक्षों की कटाई, प्रदूषण आदि को कम करने के पर्यावरण को बचाया जा सकता है। पर्यावरण दिवस पर कई संस्थाएं पेड़ लगाने को देती है और खुद भी लगाते हैं। हम अपने आसपास को पर्यावरण को रोकने के लिए हम सभी की भागीदारी निभानी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। अब गीत 2 लाइन। पर्यावरण दिवस ये प्यारा सारा विश्व मनाए, चिंता कुल वैज्ञानिक सबको दे आवाज सुनाए। अब तो जाग अरे इंसान, अब तो जाग अरे इंसान, पर्यावरण दिवस ये प्यार सारा विश्व मनाए। बढ़ रहा है प्रदूषण दुनिया में, खतरे बादल छाए, छेद हुआ ओजोन पर्व पर सुनकर दिल घबराए। तापमान बढ़ रहा निरंतर, कैसे रोक लगाए, चिंता कुल वैज्ञानिक सबको दे आवाज जगाए। अब तो जाग अरे इंसान, अब तो जाग अरे इंसान, पर्यावरण ये विश्व प्यारा सारा विश्व मनाए।
हरियाली जलवायु देते जन जन को न जीवन, जीवन का धरा है करो न तुम अति दोहन। खतरे की घंटी को सुनकर सावधान बन जाए, चिंता कुल वैज्ञानिक सबको दे आवाज लगाए। हम अब तो जाग अरे इंसान, अब तो जाग अरे इंसान, पर्यावरण विषय प्यारा सारा विश्व मनाए। मानव मन यह हुआ प्रदूषित, कान खोल कर सुन लो, यह खतरा है सबसे भारी, बच्चे का पन चुन लो, बचने का पथ चुन लो। समय ही है बैंक महामारी बतलाए, चिंता कुल वैज्ञानिक सबको दे आवाज सुनाए। अब तो जाग अरे इंसान, अब तो जाग अरे इंसान, कोरोना की महामारी ने सबको हिला दिया है। सब सोच के साथ चलो, सबको आगे किया है, अब भी संभलो करवट बदलो, अजमा आज बताए। चिंता कुल वैज्ञानिक सब दे आवाज सुनाए। अब तो जागी अरे इंसान, अब तो जागी अरे इंसान, पर्यावरण दिवस ये प्यारा सारा विश्व मनाए। चिंता कुल वैज्ञानिक सबको दे आवाज सुनाए, दे आवाज सुनाए। बहुत धन्यवाद नेगी मैम का, कमला नेगी मैम का। और दो मैम लाइनें गढ़वाली गाने की भी किसी। अब नेगी नेगी है तो इतना तो बनता है। चलो दो लाइनें। मुझे गढ़वाली नहीं आता। अच्छा नहीं आता, चलो कोई बात नहीं। आपने बहुत सुंदर गीत यहाँ पे हमें सुना, एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए उनके लिए। तो इतना सुंदर गीत मैम ने सुनाया, पर्यावरण दिवस की बात भी की। तो एक बात मुझे भी यहाँ पर याद आई है कि हम सभी जानते हैं पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय होता है क्योंकि, लेकिन हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या 5 जून सही समय होता है पौधा लगाने का? नहीं होता ना, हम सभी जानते हैं बात। लेकिन क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय था, शायद जिन देशों ने वो बनाया, जिन संगठनों ने बनाया, उन्होंने वहाँ की परिरचना पे बनाया। लेकिन हमारे जो पुराने लोग थे, जो बुजुर्ग थे, जो हिमालय में रहते थे, हम सब हिमालय में रहते हैं उत्तराखंड में, वो कितने समझदार थे उस समय में भी। जैसे अभी यही बीज बोने वाली बात देखिए, उतने पढ़े लिखे ना होते हुए, वैसी टेक्नोलॉजी ना होते हुए, साइंस की वो ना होते हुए भी उन्होंने कितना आसान तरीका निकाला था ये जांचने का कि कौन सी फसल इस बार अच्छी हो सकती है। तो इसीलिए जो हरेला था वो जुलाई में मनाया जाता है और पूरा 1 माह तक हम मनाते हैं। 16 जुलाई, 17 जुलाई जब भी संक्रांति होती है, उससे लेकर के घी संक्रांत तक। क्योंकि आजकल हम सब जानते हैं, आप लोग सब ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, आप बहुत बेहतर जानते हैं कि आजकल तो आप एक टहनी भी तोड़ के लगा दो, वो भी पौधा बन जाएगी। सब मानते हैं इस बात को। तो ये सबसे अच्छा समय है पौधा लगाने के लिए। तो हम इसीलिए हम धात की ओर से ये बार बार हम कई सालों से मुद्दा भी उठा रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर विशेषकर कि इसे पर्यावरण दिवस हरेला को घोषित किया जाए इसमें, देश में हमारे या राज्य में। तो ये हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। और कोई हमारे साथी जिन्होंने पेड़ लगाया हो, पेड़ काटा हो, या पेड़ों से जुड़ी हुई कोई भी किस्से कहानियाँ आपके हो, आप लोग जंगल भी जाते होंगे, कोई सुंदर जंगल की कहानी, प्रकृति से जुड़ी हुई कोई भी कहानी, कोई किस्सा। हाँ, घास काटते कोई पेड़ से तो नहीं गिरा? कोई गिरा है? बहुत होता है ऐसा भी ना। हाँ, ऐसा हुआ है। अच्छा, किसने किसी दूसरे के बाग से या उससे फल ऐसे तोड़ के खाया है? नहीं, सच सच बताना, किसने करा है ऐसा? हाथ ऊपर कर लीजिए।
अच्छा, और किसी ने नहीं खाया? सच नहीं बोल रहे यहाँ पे? आपने भी खाया, सुरेश जी ने भी खाया, हमने भी, है ना? हाँ, वो सबने। आप बता दीजिए मैम, आ जाइए, कहाँ से चुराया था? यहीं तो नहीं बैठा उनमें से कोई? हाँ, इसी यहीं पे तो नहीं बैठे हैं जिनके बाग से चुराया था? आ जाइए फिर, आ जाइए मैम, थोड़ा सा बता दीजिए। वो तो एक किस्से ही अलग होते हैं। प्रकृति कितना कुछ देती है हमें बिना किसी शर्त के। प्लीज थोड़ा सा आप बता दीजिए, कोई भी, किसने तोड़ा ऐसे फल? अच्छा, सुरेशी जी बता देंगे हमें। कहाँ गई सुरेशी जी? आपने कहाँ से चुराया था मैम? मैं मतलब तब 10-12 साल की रही होगी, तो मैं अपने भाई के साथ गई थी घास काटने। तो वहाँ किसी का जंगल था, मुझे घास काटना भी नहीं आता था, लेकिन भाई के साथ सपोर्ट में गई थी कि हाँ मैं भी। तो मेरे ताऊ जी के बच्चे, बहुत सारे लोग, मतलब और बच्चे भी थे गांव के, चले गए। सेब का बगीचा था, खूब सारे सेब लाए। तो उसके बाद पड़ोसी कोई मिले तो उन्होंने बोला कि तुमने चोरी क्यों की? हमने बोला हमने चोरी नहीं करी, यहाँ लगी हुई थी तो हमने तोड़ लिया। क्योंकि मेरे से पूछा, मैं छोटी थी तो मुझे पता भी नहीं था कि चोरी है कि क्या। मैंने सोचा ये सब जा रहे हैं तो मैं भी जितने हो सके, उन्होंने तोड़े, मैंने फटाफट अपने थ्रो के पल्ले में वो इकट्ठे करे ले आए। उसके बाद जब तक घर गई तो मेरी एक ताई जी थी, तो उन्होंने मेरे पापा पे बोल दिया कि बच्चे आज चोरी करने गए थे सेब के बगीचे में। अब मेरे पापा थोड़ा सी मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो घर नहीं ले गए। भूसा था तो उसमें मैंने, मेरे भाई ने छुपा दिया। पता चल गया था कि मतलब पापा तो बहुत डांटेंगे, और ये सब छुपाए। तो उसके बाद घर गए तो तब तक पापा ने बोला कि अंदर नहीं आएंगे। हम दोनों चुपचाप खड़े हो गए। तो सच बोलो, उस दिन मेरे पापा ने पूरी रात हम बाहर रखे। पूरी रात मेरी मम्मी देखने आती कि बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर नहीं बुला पाई पापा के डर के मारे कि कहीं ये मारे ना इनको। ये ना मारा मुरा कुछ नहीं, सिर्फ पनिशमेंट दिया कि तुम आज पूरी रात बाहर रहे। जब शायद 2 या 2:30 बजे होंगे तो पापा ने बोला अब आ जाओ अंदर, अब आ जाओ अंदर और सो जाओ। सो गए। उसके बाद उसे मैंने, मेरे भाई ने ही खाए। तो कैसे लगे मैम? घर नहीं लाए, लेकिन उससे सेब तो बहुत अच्छे थे, मीठे थे। लेकिन उससे एक समझ भी आई कि नहीं, हमने जो काम किया वो बहुत गलत था। मेरे पापा ने बोला मांग लेते उनसे, जाते बोलते जिनके सेब थे कि भाई हमें खाने, हमें 1-1, 2-2 सेब दे दो, तो अच्छा काम था। लेकिन ये नहीं कि आप किसी के बगीचे से इतने सारे फल चुरा के लाए, या मुझे बोलते कि सेब खाने तो मार्केट से ले आते। पर मार्केट फलों में वो स्वाद आता? नहीं आता। लेकिन पापा की तो एक अपनी समझ के हिसाब से उन्होंने हमें कन्विंस किया। पर उसके बाद मैंने कभी चोरी नहीं करी, कभी भी नहीं करी होगी, मतलब एक रात बाहर रहने से। बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल, और मुझे लगता है हम में से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने कभी ऐसा नहीं किया होगा। चाहे आप हाथ उठाए चाहे ना उठाए, मैं मान ही नहीं सकती। हाँ, सबने किया। और अगर किसी ने नहीं किया है बाई चांस, तो वो ये समझ जाए कि उसने बहुत बड़ा जो एक सुख होता है वो खो दिया। अभी भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही, मंजू जी बिल्कुल सही कह रही है। अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी कर सकते हैं। और यकीन मानिए, आप कितने ही फल खरीद के खा लीजिए, उनमें वो मिठास होगी ही नहीं जो, हाँ बिल्कुल, वहाँ सब गर्दन हिला रहे, तो सब अग्री कर रहे हैं इस बात से, है ना? तो जो प्रकृति होती है, आप देखिए कभी भी, चाहे बगीचे हो चाहे जो भी हो, जिन्होंने लगाए हैं, जिनकी अगर हम बोलते प्रॉपर्टी है, वो शायद कुछ कह दें, लेकिन पेड़ कभी शिकायत नहीं करता। आप पत्थर उछाल के तोड़िए, वो तो भी फल देगा। आप टहनी तोड़ के लीजिए, वो तो भी फल देगा। और वो कभी नहीं कहेगा कि किसी और का है, तुम क्यों तोड़ रहे हो, या जिसने मुझे लगाया मैं उसी को दूंगा। तो प्रकृति सबके लिए होती है, सबकी होती है। और इसलिए जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं, कोई पेड़ लगाते हैं, वो सबके काम आता है। और अभी के लिए ही नहीं, बहुत लंबे समय के लिए आता है। कि अगर आजकल का जो समय है, एक इंसान की जो एवरेज उम्र है वो 60-70 तक भी रह गई है। तो ऐसे में लेकिन आज अगर हम कोई पेड़ लगाएं तो वो कई 100 वर्षों तक यहाँ रहेगा, और जो रहने वाले लोग हैं उनको फायदे देगा, प्रकृति की रक्षा करेगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा। तो इसलिए पेड़ ज़रूर लगाएं। आपके आसपास तो इतनी जगह भी है, भर दें बिल्कुल, किसी को कुछ और दिखाई ना दे। और कोई साथी हमारे, कुछ नए साथी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें भी हम बता दें। आज हम यहाँ पर हरेला मनाने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं।
धात संस्था की ओर से आए हैं और हरेला प्रकृति का पर्व है। और हरेला क्या होता है वो आपके साथी आपको बाद में बता देंगे, उन्हें हमने सारा बता दिया है वो सबने अच्छे से याद कर लिया है। तो अगली बार जब हम आएंगे तो वो हमें बताएंगे, हम वहाँ बैठेंगे और वो यहाँ से हमें बताएंगे कि हरेला ये होता है और इस तरह से मनाया जाता है। और कोई साथी कोई भी अपनी बात रखना चाहे तो रख सकते हैं। अच्छा, कैसा लगा आज आप लोगों को हमारे साथ बातचीत करके? सच बहुत कम आवाज आ रही है, तो कम अच्छा लगा है तो बहुत तो जोर से बोल दीजिए कि बहुत अच्छा लगा, हमें भी फिर थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा लगा? और कोई साथी हमारे साथ अपनी बात रखना चाहे? आप लोग मतलब यहाँ इतना प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, कोई भी किस्सा कहानी, बाघ आते हैं यहाँ कहीं? ऐसा भी है कुछ? आते हैं? कभी किसी का आमना सामना हुआ है बाघ से? नहीं। हमारी तो बहुत बहादुर महिलाएं उत्तराखंड की भिड़ जाती हैं बाघ से भी। हुआ है किसी का कभी? अच्छा, लेकिन ऐसे सांप बिल्कुल नहीं आते। अच्छा, ठीक है। तो आखिरी बार मैं पूछ रही हूँ, अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकता है, फिर हम ओपन माइक बंद कर देंगे कोई साथी कोई बात रखना चाहे अपनी? कोई गीत? अच्छा, और कोई हमें एक सुंदर सा कोई गीत सुना दे, कोई भी साथी। सुरेशी जी बताएंगी कौन अच्छा गाता है? सब अच्छा गाते हैं ये। सब अच्छा गाते हैं। अब थोड़ी देर में ढोलक लाए बजाते। तो ठीक है, तो ठीक है। अभी सब लोग आप लोग साथ में हमें गीत भी सुनाएंगे और कार्यक्रम को बस आगे बढ़ाते हैं, अंतिम रूप देते हैं। और हमारे साथ श्री बासी जी हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगी कि वो भी यहाँ पर आए और हरेला के धात के संबंध में आज का कैसा उन्हें ये लगा हमारे साथ हरेला की बातचीत, वो भी ज़रूर बताएं। जोरदार तालियां हम एक बार बजा दें सर के लिए। धन्यवाद। आवाज़ आ रही है? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा, हमारे गांव वाले जो है चुपचाप है, उन्होंने कई सारी बातें नहीं बताई ऐसे। हाँ मेरे को आदत नहीं है कोई भी ऐसे खड़े होकर कुछ बोलने का, और लेकिन इस गांव की शुरुआत जो है वो कहीं पर प्रकृति के बीच और एक समुदाय के बीच के संबंधों के ऊपर हुई है। और कई सारे लोग जो बैठे हैं गांव के, वो जानते हैं कि जो हम लोग जब यहाँ 2009-8 में पानी की समस्या होती थी पीने के, और पास में जंगल था जहाँ पर एक स्रोत था, तो गर्मियों के समय में सभी लोग जो हैं वो पैदल जाके वहाँ से पानी भर भर के लेके आते थे पीने का, क्योंकि पाइपलाइन टूट जाता था या सूख जाता था। तो वहाँ से ही कहीं पर काया उस समय नाम नहीं था, काया कुछ भी नहीं था, और बर्तवाल जी थे और मेरी पत्नी हैं पुष्पलता, जो उस समय यूएनडीपी में होती थी, और उनको एक गांव ढूंढना था। वो गांव ढूंढते, क्योंकि अफ़गानिस्तान की टीम आनी थी, उसको एक गांव में कि गांव वाले किस तरह से कोई भी प्राकृतिक आपदा में रिस्पॉन्ड करेंगे, इसका एक मॉक ड्रिल करना था। तो वो ढूंढते ढूंढते इस गांव में आए, जो सुंदर लगा, और बातचीत हुई। मेरे ख्याल से आपसे सबसे पहले मिले थे, कमला नेगी जी से, और कहा कि ठीक है आइए आप लोग, और इन्होंने जो है गांव में व्यवस्था करी, अफ़गानिस्तान की टीम आई, और जैसे चर्चा होती है उन लोगों ने अपनी बातें रखी और गांव वालों ने अपनी बातें रखी। तो उन्होंने यही कहा कि भाई हम लोगों को पानी की दिक्कत होती है, और गर्मियों में स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, बच्चे और महिलाएं खासकर जो है वो उनको पानी ढूंढना पड़ता है पूरे दिन, 4-5 चक्कर भी लगते हैं आधा पौना किलोमीटर दूर के, तो समय उसी में निकल जाता है। तो ये समस्या जो थी वो बर्तवाल जी थे उस समय, एक संस्था थी हिमालयन जन कल्याण एवं बाल विकास समिति NGO, तो उससे जुड़े हुए थे, और वो आए गांव में, कहीं पर उनको याद रहा ये बात, और एक प्रोजेक्ट बना छोटा सा पानी का। लेकिन वो छोटा सा प्रोजेक्ट एकदम से बड़ा हो गया, क्योंकि वो एक इशू ये हुआ कि जो स्रोत था वो रिजर्व फॉरेस्ट में था। ये सारा रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है,
और रिजर्व फॉरेस्ट में कोई भी पानी का चैम्बर बनाना या पाइपलाइन वहाँ से बनाना अपने आप में एक पूरा सरकार, और सरकार भी क्या, केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का उसमें दखल की ज़रूरत थी। और ये काम जो है इस गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर मिलके किया, और फाइनली जो है वो छोटा सा पैच डी रिजर्व हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से क्लियरेंस मिली एक गांव को, ताकि वो अपनी पाइपलाइन बना सकें, और लीज में जो है वो पाइपलाइन बनी। उत्साह हो जाता था हर साल जब है विदेशियों का ग्रुप आता था यहाँ गांव में। और तो ये प्रक्रिया से चलते चलते ये हुआ कि क्यों नहीं, सुंदर गांव है और यहाँ पर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, काया जैसा कुछ बना सकते हैं, एक ऐसी जगह बना सकते हैं जहाँ पर हम लोग सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, इको टूरिज़्म। उस समय मेरा बैकग्राउंड अपना थोड़ा सा था इस सेक्टर में, तो ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई। धात की बात मैंने सुनी, मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोग जो ये प्रयास कर रहे हैं, और ये एक सेल्फ ड्रिवन और इंडिविजुअली मोटिवेटेड है, और इसमें कोई एजेंसी या कहीं इसके सपोर्ट के बिना आपका जो ड्राइव है वो कहीं पर वो, मैं मतलब काया के अंदर भी उस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ कि काया जो, हालांकि काया का ओरिजिन जो था वो संस्था थी, संस्था की और प्रोजेक्ट की वजह से काया यहाँ पर आई। लेकिन इससे पहले एक और बात जो धात से जुड़ती है, और ये गांव वाले आपको कहानियाँ बताएंगे उसकी, मुकेश भाई आप भी बताएंगे कि 2013 का जो आपका ओरिजिन है रुद्रप्रयाग की बाढ़ का, तो इस छोटे से गांव तिलवाड़ी में एक्चुअली जो 5 गांव सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे, जिनके हस्बैंड खच्चर के ओनर थे, और पूरा गांव मतलब जो है वो सफ़र कर रहा था। तो क्योंकि हम लोग पहाड़ से आते हैं, पुष्पलता जो है वो उसके पास फ़ोन आने लगे थे कि ऐसी दिक्कत हो गई है, और जो हेलीकॉप्टर से जो सामान दिया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से जो सामान जा रहा है वो लेने नहीं आ रहे हैं लोग। मतलब जब शोक इतना ज़्यादा होता है तो कोई राहत सामग्री भी जो है नहीं लेने जाता है। ये वाली बात पे हम लोग देहरादून में ये सोच रहे थे कि क्या करें, हम तो अकेले हैं, क्या कर सकते हैं। मतलब इन्होंने एक इतनी बड़ी त्रासदी है, इतना बड़ा वो है, लेकिन तब अचानक से विचार आया कि हम अकेले नहीं हैं और गांव भी हमारे साथ है, और हम सब लोगों ने, पूरे गांव वालों ने कंट्रीब्यूशन किया कि हम लोग कम से कम 100 परिवारों को राशन, प्रॉपर राशन को दे सकते हैं, और सिर्फ दे ही नहीं सकते, हम उसको पहुंचा के आते हैं। मतलब जिन लोगों को ज़रूरत है हम उनके घर तक पहुंचते हैं। और ये सेंटर उस समय बन ही रहा था, मतलब इसका जब फाउंडेशन और थोड़ा सा दीवारें खड़ी हुई थी, और पूरे गांव में सब लोगों ने बढ़ के यहाँ पर पैकिंग किया, सामान को, अलग अलग तरह के सामान को आइडेंटिफाई किया, बाज़ार से ख़रीदा, और उसको वहाँ तक उन्होंने पहुँचाने का बीड़ा लिया। और वॉलंटियर कुछ गए, मुकेश भाई भी उनमें से हैं जो अपना अनुभव बताएंगे, और वो पुल बनाते हुए रास्तों में, मतलब जो रास्ते बह गए थे वहाँ पर पुल बना के उन गाँव में पहुँचे हैं। इसका वीडियो क्लिप है मेरे पास, मैं शेयर कर लूँगा आपसे। लेकिन वो 2013 रुद्रप्रयाग की त्रासदी और एक तिलवाड़ी गांव, एक अलग ही कहानी बनी थी। तो ये सब यहाँ पर घटता रहा। तो काया जो है वो एक जगह है जहाँ पर चीज़ें घटती हैं। वो घटना जो है वो कोई सुनियोजित या ब्लूप्रिंट नहीं होता, लेकिन एक स्पेस जो होना है हमारे समाज में, वो हमारे पास यूजली नहीं होता है। या तो हम अपने परिवार, अपने सेल्फ, अपने घर में ही बंधे हुए रहते हैं, अपनी लिमिटेशंस में, परिवार की, बच्चों की पढ़ाई, उसके लिए पैसा अपने में, या फिर हम अपने काम में बिज़ी रहते हैं। और जो धात ने किया वो उसको क्रॉस करके थोड़ा सा स्पिल ओवर होना, जो आप लोगों के इनिशिएटिव से जो दिखता है वो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और ये काया का सौभाग्य है कि आप लोग आए यहाँ पर।
काया ये उस चीज़ को जगह की तरह से करता है कि सबके लिए वो स्पेस है। ये गांव में जितने भी लोग महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर आई हैं आज, इनको काया अपना लगता है। कभी ये कीर्तन भी कर लेती हैं, कभी कुछ भी कर लेते हैं। तो वो स्पेस जो है वो सुरेशी जी के पास भी है। अब सुरेशी जी को जो कुछ करना चाहती हैं कर सकती है। यही स्पेस जो है मुकेश भाई के पास भी है। तो काया बनाने का उद्देश्य ही यही है कि एक ऐसी जगह हो जो आपके परिवार, आपके काम से अलग कुछ करने की अगर आपके पास है तो वो स्पेस आप इस्तेमाल कर पाएँ। काया का यही पर्पस था। बाकी हरेला के बारे में मेरे को कुछ बोलना चाहिए। पौधे यहाँ पर का जो चैलेंज है वो चैलेंज यहाँ पर साल फॉरेस्ट है, जो कि एक मोनोकल्चर स्पीशीज़ की तरह से प्लांटेड है। बंदरों का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप है। तो एक कार्यक्रम जो हम करते हैं काया में वो सीड बॉम्ब का करते हैं। हमारे पास बच्चों के ग्रुप आते हैं यहाँ पर एनवायरमेंटल लर्निंग प्रोग्राम्स के लिए। तो सब बच्चे जो हैं वो मिट्टी में सुरेशी जी उनको जो है बीज देती हैं और वो एक मिट्टी की बॉल बना बना के अपनी जेबों में रखते हैं और उसको फैलाते हैं। जहाँ पर भी हम लोग उनको ट्रेल में ले जाते हैं, विलेज वॉक में ले जाते हैं, फॉरेस्ट वॉक में ले जाते हैं, तो वो उसको फेंकते हैं। उसमें भी ऐसा नहीं है कि हम फल के पौधे रखते हैं, क्योंकि सॉइल कंपोजिशन जो है वो अभी अलग है। उसमें एकदम से अगर हम कुछ प्लांट करते हैं तो नहीं होगा। सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए ज़रूरी है। तो हम लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं उसके सीड्स को जो है हम अभी स्प्रेड कर रहे हैं। दूसरा जो है वो अब जैसे हरेला है, मेरे को याद है 3 साल पहले की बात है कि यहाँ पर हरेला में एकदम से ड्राइव चला। हरीश रावत जी थे शायद, उन्होंने आदेश दिया कि सारे विभागों को सबको जो है हरेला के लिए पौधे लगाने हैं। तो सारी नर्सरी खाली हो गई थी। तो उस समय हमने आनन फानन में जो है वो 2000 पौधों की नर्सरी तैयार कर दी थी। वो 2000 पौधों की नर्सरी थी एक्चुअली। आपने यहाँ मलबरी होता है, मलबरी को हिंदी में क्या, शहतूत। तो शहतूत इस क्लस्टर में डिपार्टमेंट प्रमोट कर रहा था। तो शहतूत की खासियत ये होती है कि उसमें एक तो फल लगते हैं मीठे जो बंदरों के लिए भी हैं, तो शहतूत को प्रमोट करना इम्पॉर्टेंट हो जाता था। तो लेकिन दूसरी खासियत शहतूत की ये है कि आप उसकी कलम से ही पौधे बना सकते हैं। तो हम लोगों ने जब पौधों की कमी पड़ गई हरेला में और पौधे लगाने हैं, तो हम लोगों ने उसकी कलम काट काट के जो है वो पौधे बना लिए और फैला दिए। तो ये एक चीज़ को समझना काया का दूसरा लर्निंग करने का उद्देश्य है कि अगर हमारे अंदर है कि हमको ग्रीन करना है, उसके तरीके क्या हैं। पहले तो हम लोगों को, जैसे ये अमरूद का पेड़ है, अमरूद अच्छा लगता है, ये मीठा होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि अब आप इसको घर ले जाएं अगर, तो क्या लेके जाएंगे। इसका बीज मांगेंगे, इसकी कटिंग मांगेंगे, कैसे। तो ये वाला ज्ञान जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोगों को हरेला को और आगे फैलाना है तो इसी तरह से कई सारी एडिबल खाने हैं, मतलब जो जंगल में वीड्स जिसे हम बोलते हैं, वो सब चीज़ें मिलती हैं आसपास। तो काया का एक ये भी उद्देश्य है कि हम अपने आसपास के वातावरण को पहचानें और उसको डॉक्यूमेंट करें कि ये हमारी वीड्स हैं, मतलब हमारे एरिया की वीड्स हैं। अब उस पर अगर आप कहते हो कि ये हमारी वीड्स हैं, तब आप इसकी रिसर्च में आगे जाते हो कि क्या पता ये काम की हो। तो उसको आइडेंटिफाई करना, मैप करना, हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हर चीज़ मैप हो जाए। यहाँ की नदी, यहाँ के नाले हम कैसे कंजर्व कर पाएँ। तो स्कूल के प्रोग्राम जो करते हैं हम यहाँ इंटर कॉलेज वगैरह में, तो उनको हम लोगों ने कहा कि आप सिर्फ पौधे ही मत लगाइए, समझिए कि किस एरिया में इसको, जैसे ये वाला जो पानी का स्रोत है ये स्प्रिंग फेड है और स्प्रिंग का जो है वो उसका अपना कैचमेंट एरिया होता है। तो कैचमेंट एरिया आइडेंटिफाई करके अगर वहाँ पर पौधे लगाते हैं तो वो उनके क्षेत्र का पानी को बढ़ाने में मदद करेगा। तो नॉलेज को लोकलाइज कर देना और उसमें इन्वॉल्व होना ही कहीं पर एक कोशिश है जो हम एक कर रहे हैं।
धीरे धीरे, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं, आपकी तरह हम भी हैं, संसाधन बहुत लिमिटेड होते हैं, तो जितना कर सकते हैं करते जाते हैं और ज़्यादा। और दूसरा ये है कि लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेके और मुद्दों पे और एक्टिविज़्म से दूर अगर हम लोग सिर्फ इंस्पायर ही कर पाएँ, कई बार ये बहुत होता है। धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद सर। और बहुत सारी बातें सुनने की, काया के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा कि किस कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत हुई थी, और वो हम देख भी सकते हैं अपने आसपास। जैसा मैंने पहले भी कहा था, आते ही मन खुश हो गया देखकर, क्योंकि ये चीज़ें अब हम देखने के लिए तरसते हैं। हमने अपनी लाइफ को इतना इजी बनाने के चक्कर में जो एनवायरनमेंट है या खुद को ही बहुत हार्म कर दिया है, अपनी हेल्थ को भी। हमारी हेल्थ इश्यूज़ है इतने सारे, लेकिन एक सस्टेनेबल लिविंग जिसकी आजकल बहुत बातें हो रही है और इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है कि कम से कम संसाधनों में एक अच्छी ज़िंदगी हम कैसे जी सकते हैं, तो उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल काया है। और हम लोग तो बल्कि भी बात भी कर रहे थे, अब हम लगता है हम यहाँ आते ही रहेंगे, चक्कर लगते रहेंगे हमारे। और साथ ही साथ सर ने जो केदारनाथ आपदा की बात की 2013 की, तो जैसा जो सर बता रहे थे बिल्कुल वही मेरी आंखों के आगे भी घूम रहा था, क्योंकि हम सब उसका हिस्सा रहे हैं। वही कि मतलब सामान पैक करना है, भेजना है, क्योंकि प्राइमरी वो तो यही था जब आपदा आई कि राहत सामग्री पहुंचा सके। और खुद ही हमारे यहाँ से भी काफ़ी सारी टीम गई थी और यहाँ से पूरा सामान लेके, उस वक्त काफ़ी सारे LIC ने, काफ़ी सारे संगठनों ने भी हमें सहयोग दिया था। और पूरी टीम ने यहाँ से, कुछ टीम पैकिंग में थी, कुछ लोग वहाँ जा कर के राहत सामग्री दे करके आए। और बिल्कुल कई गांव ऐसे थे जब हम लोगों ने विज़िट किए तो पता चला, जहाँ पर 13-14 साल से बड़े और 60-65 साल से नीचे के कोई भी बच्चे, मतलब जवान जो थे वो कोई भी जो मेल मेंबर्स थे, पुरुष थे घर में, वो बच्चे ही नहीं थे, क्योंकि सब केदारनाथ में थे। या तो बिल्कुल बच्चे थे या तो बड़े थे, बुजुर्ग थे। तो उन गाँवों ने वो त्रासदी देखी और वहीं से हमारा जो पुनरुत्थान का कार्यक्रम था उसकी शुरुआत हुई थी। और पेड़ों को लेकर भी बिल्कुल सर इस चीज़ के बारे में भी बहुत, जैसे सर ने कहा, वो नेक्स्ट स्टेप शायद, क्योंकि इस बार हम लोग पेड़ बचाने की बात कर रहे हैं, तो अगले साल शायद हम लोग वो स्पेसिफिक होकर, हमारे साथ नीना रावत जी, उनको काफ़ी समझ है पेड़ पौधों की, उस बारे में भी हम लोग और डिटेल में कोशिश करेंगे कि बातचीत की जा सके, उस बारे में भी काम करें। तो आज बहुत सारी बातें हमने आप लोगों से करी, आप लोगों को अच्छा भी लगा, हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। और अब मैं माइक देना चाहूँगी सुरेश जी को। और उससे पहले एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगी, आज हमारे साथ एक शांति बिंजोला जी हैं, वो आने वाली थी, जो हमारा पहाड़ी जो वाद्य होते हैं ढोल दमोह, वो भी वो धात में हमारे बजाती हैं मैम, और वो गाती भी बहुत अच्छा है, प्रोफेशनली भी गाती हैं, सिंगर भी हैं, लिखती भी हैं। तो हम आज चाहते थे कि वो आए, क्योंकि उनके पास बहुत सुंदर लोकगीत हैं हरेला से जुड़े हुए। जैसे बहुत मैं बहुत अच्छा नहीं गाती हूँ, पर मैं ऐसे बता रही हूँ वो लाइनें कि डाली झपने आली कैकी डाली होली। हाँ नहीं तो मतलब वो डाली बहुत सुंदर लग रही है, झपने आली मतलब हरी भरी डाली है, किस चीज़ का डाली होगी, पेड़ होगा। तो फिर कहते हैं कि डाली झपने आली अम्बा डाली होगी, मतलब आम के पेड़ होगा। तो फिर जो बड़े होते हैं, जो गीत गाने वाले, वो कहते हैं अम्बा तुम तोड़ियाँ खैलियाँ, मतलब आम तो खा लेना पर डाली ना मड़कया, मतलब डाली मत तोड़ना। इस तरह के हमारे पुराने लोकगीत हैं, मतलब पर्यावरण से जुड़े हुए। तो अगली बार हम कोशिश करेंगे, कभी आएंगे तो हमारे साथ आएँ, तो वो आपको गा के भी, आपको गवाएंगी भी वो अपने साथ। तो आज वो आ नहीं पाए, उनकी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी। तो अब मैं सुरेश जी को हैंड ओवर कर देती हूँ माइक, कि वो अपना आगे की बातचीत करें। धन्यवाद मैम। धन्यवाद अर्चना मैम एवं धात टीम, जिन्होंने हमारे बीच में अपनी इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। क्योंकि अपने लिए तो हर आदमी काम करता है, लेकिन इंसान है वो है जो दूसरों के लिए काम करता है। तो मुझे समझ आया कि आप लोग पूरे समाज के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। अब मैं अपनी महिलाओं से निवेदन करूंगी कि कोई भी महिला जिसका मन हो रहा कहने का,
वो आके थोड़ा सी प्रेजेंट करें कि आपको कैसा लगा या आप काया के साथ आपका क्या जुड़ाव है। बहुत सारी महिलाएं, पूजा जी है, संगीता जी है, प्रियंका जी है, बहुत सारी महिलाएं, प्रभा दीदी जी है, मतलब कोई भी आके 2-3 महिलाएं नहीं। तो मैं इसलिए कह रही कि मतलब अगर आप लोगों का जो कहते ही है, जैसे मामी जी ने तो अभी बहुत अच्छी प्रस्तुति दे ही दी है ना। इधर ये दीदी लोग, सारी दीदी लोग बोलने वाली है, मौसी जी लोग सब बोलने वाले। कोई भी आके आइए, कोई भी जिसका भी मन हो रहा अपना अंदर से कहने का। संगीता दीदी जी उधर से कोशिश कर रही है आने की। मैं संगीता दीदी जी से निवेदन करूंगी कि आप मंच पे ही आ जाएं। इशारा हो रहा कि मैं आ रही, आ जाओ आ जाओ, यहीं आ जाओ संगीता दीदी। डोली दीदी, बहुत दीदियां हैं, सारी मेरी दीदियां ही है, सब आओ। नहीं, लंच लगेगा अभी, तो पेड़ भी तो लगा था, तो बारिश हो गई, कोई बात नहीं, लंच खा के भी जाएगी। कुछ भी बोल दो, जो भी आपको अच्छा लगता है। हो गया आवाज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धात की तरफ, हमारी तरफ से, कि आप लोग धात संस्था के बारे में हमें बताया। सच में हमें पता नहीं था कि धात क्या है। मुझे तो खैर पता नहीं था, बाकी को पता होगा तो पता नहीं। और बहुत अच्छा लगा आज का ये प्रोग्राम। आज का ये प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा, और हम काया का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमें जो यहाँ पर आने का एक मौका देती है काया, और गांव में सभी बहुत अच्छी तरह से वो करते हैं, मतलब आने के लिए उत्साहित होते हैं कि काया में चलो, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है। और गाँव की महिलाएं जो एकत्रित होती हैं, वैसे तो कोई इकट्ठा होती नहीं है, एक जगह हो जाती है महिलाओं के इकट्ठा होने के लिए, यही है। और बाकी तो प्रोग्राम बहुत अच्छा था धात की तरफ से और हरियाली की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कोई और आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ ना, कोई भी आ जाओ, आ जाओ ना। अरे आ जाओ दीदी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सी बोलो बस। आप सबको, मेरा नाम प्रभा नेगी है, मैं तिलवाड़ी में रहती हूँ, और आप सब बहनों को, भाइयों को, सबको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। और मैं काया के विषय में बताना चाहती हूँ कि जो ये सुरेशी है, इन्होंने सभी महिलाओं के, हमारा होता है महिला दिवस 8 मार्च से, इन्होंने हम लोगों को, हमसे संपर्क किया, हम लोगों को बुलावा दिया, सब लोग आए और सब महिलाएं एकत्रित हो गई। देखो आज कभी 10 आती थी, कभी 15 आती, आज इतनी सारी महिलाएं आई हुई हैं और हमें हरेला के विषय में बताया। और 8 मार्च को हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, और इनसे और मंजू दीदी से हम मिले हुए हैं, और इन्होंने हमें जागरूक किया। हमें महिला दिवस के विषय में भी कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब से सुरेशी जी आई हैं, इन्होंने हमें जागरूक किया, दीदी आओ हमारे साथ जुड़ो। इन्होंने ही हमें महिला दिवस भी बताया। फिर बीच में यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, उसमें भी हम लोग आए, आज हरेला में आए। उससे कुछ साल पहले हम यहाँ पे मैती प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने पेड़ पौधे भी लगाए। और आप लोग गेस्ट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी दूर से आप लोग आए हैं, और धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। इधर से कोई इस साइड से भी एक बार प्रभा दीदी के लिए जोर से ताली, संगीता दीदी के लिए भी। इधर से कुछ लोगों का मन हो रहा लेकिन उठ नहीं रहे, प्रियंका, पूजा, मन हो रहा पर उठ नहीं रहे,
संकेत दे रहे पर आ नहीं रहे। हाँ वो लास्ट। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूजा है और मैं इसी गांव की बहू हूँ। यह तो सभी लोग जानते हैं, पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर हमारे साथ हरेला पर्व मनाया और हमें धात के बारे में जानकारी दी, क्योंकि हमें इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो इसीलिए तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इसी के साथ काया सेंटर का, जिन्होंने हमें सभी महिलाओं को यहाँ पर बुलाया और हमें कुछ कहने का, कुछ सुनने का, कुछ जानकारी लेने का हमें मौका दिया। यहाँ पर आके हमें, जैसे हम महिलाओं को नहीं पता था कि हम लोगों के लिए भी कोई दिवस मनाया जाता है। कुछ महिलाओं को पता था, कुछ महिलाओं को नहीं जानकारी थी। तो यहाँ पर आकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और हम जो भी मतलब महिला कुछ भी कहने से मतलब कुछ, जैसे हम लोग कोई महिला बाहर निकलती है तो थोड़ा कह सकती है और कोई महिला बिल्कुल भी कह नहीं सकती। उन्हें 2 शब्द अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी। धन्यवाद। धन्यवाद पूजा दीदी। और कोई इधर से, पीछे से कोई? प्रियंका आजा, प्रियंका का मन हो रहा कुछ कहने का। आजा आजा, उम्मीद कर रही हूँ उठने की। सभी को नमस्ते। मेरा नाम प्रियंका है और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और जो हमारी बड़ी बहन है सुरेशी मैम, उन्होंने सभी महिलाओं को इकट्ठा करने का मतलब पूरा एक जिम्मा उठा रखा है इधर का, कि सारी महिलाएं इकट्ठी होती हैं, वो महिलाओं को यहाँ पे बुलाती हैं और महिलाएं बहुत एक्साइटेड होती हैं कि हम यहाँ पे जा रहे हैं। तैयार होके सब पहले से तैयारी कर लेती हैं। तो हमें सच में धात के बारे में पता नहीं था, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। ग्रेजुएट होके भी मुझे सच में धात के बारे में पता नहीं था कि ये क्या होता है, और बहुत अच्छे से आपने हमें प्रेजेंट किया कि धात क्या है, फिर हरेला इसकी महत्व क्या है हमारे लाइफ में। हरेला मतलब पेड़ पौधों को लेकर, प्रकृति को लेकर कितना कार्य कर रहा है, कैसे पेड़ पौधों को लेकर। तो हमें आपने बताया, बहुत अच्छा लगा हमें, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू प्रियंका जी। पीछे से दीदी लोग, बड़ी बड़ी दीदी लोग बैठे हुए, अगर आप जयवंती दीदी कोई भी बोलना चाहते हैं, मतलब ये ना सोचें कि मैं पर्सनली किसी का नाम ले रही, मुझे जिसका चेहरा दिख रहा है उसका नाम आ रहा मेरे मन में, तो इसलिए। आशा की डिमांड हो रही है। आशा जी आइए आप। आशा आजा। आशीर्वाद। सबसे पहले तो मैं काया रिसोर्ट का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया है और आज ये जो खाद हरियाला बनाया है, और उन मैडमों को भी सबको बुलाया है जिन्हें हमें मिलवाने के लिए बुलाया है। और हमें बहुत अच्छा लगा है। हरियाला का थोड़ा तो पता था क्योंकि मैं कुमाऊनी हूँ, शादी मेरी नेपालियों में हुई है, पर मुझे इतनी जानकारी नहीं थी क्योंकि घर पे भी इतना नहीं मनाया जाता है क्योंकि आस पड़ोस में कुछ है नहीं ऐसे। पर आप सबसे बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले तो सुरेशी दीदी का और वो दीदी का बड़ी दीदी का मुझे बहुत प्यारी लगती है यहाँ पर। और आप सब आंटियों का, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ख़ास तौर पे अपनी चाची का, जो बेचारे इतने साल से यहाँ पर रहती हैं पर उनको टाइम ही नहीं लग पाता है क्योंकि अब उनकी बहू आ गई है, क्योंकि घर पे उनकी बहुत खेती बाड़ी भी है, गाय भी है और पौधों मैं अब वैसे तो शहर से आई हूँ पर अब गांव की बहू है, यहाँ की बहू, तो कुछ तो होना चाहिए ना। कि कुछ यहाँ पर कह रहे थे कि मतलब बोलो, मुझे बोलना भी नहीं आता है, गलती भूल चूक माफ़ करना। और चाची का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो बेचारी इधर आई है, थोड़ा टाइम निकाल के, जरा उनको पता भी लगा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हम जाते तो हैं, हम कहते हैं दीदी ने वहाँ पर ये बताया वो बताया, पर चलो ना थोड़ी देर के लिए निकलो ना, पर बेचारे आ नहीं पाते। पर जब से दीदी का फ़ोन आया, वो कहते हैं कि मतलब बहू आ गई आपकी, अब तो जाओ। फिर हमारी जो इंचार्ज है वहाँ की,
जो हमारे इंचार्ज हैं, मुझे अभी नाम भी नहीं याद आ रहा है क्योंकि इतनी मैं भावुक हो गई हूँ कि क्या बोलूँ। उन्होंने कहा कि नहीं कि आना है, और एक बोल रहे थे कि दूध वाली दीदी को लाना है। दूध वाली दीदी कौन है यहाँ पर, फिर पता लगा रमोला बहन जी। सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और आप सबका यहाँ पर, और सबसे पहले सुरेशी दीदी का भी, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता था महिला दिवस होता तो था, पर ये नहीं पता था कि हाँ मनाया भी जाता है और हमारे लिए मनाया जा रहा है। तो फिर एक बार उन्होंने बुलाया हमें। मैं 5 साल से आ रही हूँ यहाँ पर महिला दिवस में, तो बहुत अच्छा लगता है। उस दिन हमारा लगता है कि हाँ हमारा दिन है। कोई तो हमें पूछ रहा है, यहाँ पर हमारी इज्जत तो हो रही है। धन्यवाद आपका। गलती भूल चूक माफ करना, जो भी मेरे मुंह से आप सब निकले हैं, कुछ भी आप सब निकला है, मुझे छोटा समझ के, आपकी बीच की बच्ची समझ के मुझे माफ कर देना। धन्यवाद। धन्यवाद आशा दीदी, बहुत एक्साइटेड थे आप, बहुत ही अच्छा लगा, है ना। और सब, और इनकी चाची जी के लिए जोर से ताली। आशा दीदी को देख के लग रहा है कि सच में बहुत उत्साहित है, और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि हाँ मतलब हम आ रहे तो क्यों आ रहे हैं। और आप सब लोगों ने जितना भी हम काया लर्निंग सेंटर वालों को प्यार दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब मैं मुकेश भाई से निवेदन करूँगी कि आप आके 2 शब्द कहें। वो बाद में सोच के रखना, अगर किसी का मन हो रहा बोलने का तो खुला मंच है, आप ही के लिए मंच है, हमारे लिए मंच है। धन्यवाद। आज हरेला इस कार्यक्रम में ग्राम तिलवाड़ी इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बना, और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जो अग्रणी भूमिका निभाई धात संगठन ने, मैं उनके सभी पदाधिकारियों का और इस क्षेत्र में वर्षों से कार्यरत ये काया संस्था का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित अधिकांश जो लोग हैं, माताएं बहनें हैं, सब इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। आप तो रोज़ मुझे सुनती हैं, और जो लोग ये विद्वान यहाँ आए, मैं उन्हें क्या समझाऊँ, ये मेरी समझ से ऊपर है। लेकिन फिर भी 2-3 बातें जो मुझे यहाँ समझ आई, मैं उन्हें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और बहुत आभार मैं आशा जी का करूँगा कि उन्होंने जो उमस से भरी इस कार्यक्रम में थी, उन्होंने थोड़ी देर सबको हंसा के एक तरह ताज़ा भी किया, तो आप मेरी बात को बड़ी गौर से सुनेंगे। अभी अर्चना जी ने अपने उद्बोधन में बताया कि एक जो समस्या हमें दूर खड़ी दिखाई दे रही है, वो हमारे पास कब आ जाए इसका पता नहीं चलेगा। इसका अनुभव इसलिए सब लोग आप अपने आप से कर सकते हैं कि आपके बाल कब सफ़ेद हो गए आपको पता नहीं चलता। पहले एक दिखाई देता है, 2-3 दिन बाद दूसरा 3-4 दिखाई देते हैं। तो बाल जितनी तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं, उतनी तेज़ी से वो जो दूर की समस्या है वो हमारे गांव के नज़दीक आ रही है। हमें इसके लिए अभी से अपनी पॉजिटिव तैयार रखनी पड़ेगी। उसके लिए जो आपने आज 2-3 बातें बताई वो बहुत महत्वपूर्ण है। विषय ये नहीं है कि हमने वृक्ष लगाना है, विषय यह है कि हमने वृक्ष बचाना है, और हम किस तरह से वृक्ष को बचा सकते हैं ये महत्वपूर्ण है। हम कई बार बड़े शौक में पेड़ को लगाते और भूल जाते हैं, लेकिन जब हम उसे अपने आप से, अपने किसी घटनाक्रम से, अपने किसी याद से, अपने किसी व्यवहार से उस पेड़ को लगाएंगे या रोपित करेंगे, तो निश्चित रूप से आप उसे जो है पूरे वर्ष, पूरे ज़िंदगी भर याद रखेंगे। इसके 2-3 मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा। हम लोग लगभग हर साल या 2-3 साल में एक बार राजस्थान की यात्रा पर जाते हैं। 2019 में ऐसे ही मेरे ध्यान आया कि हम यात्रा पे राजस्थान जा रहे हैं, तो क्यों ना कुछ पौधे अपने साथ ले जाएं। हो सकता है इस यात्रा में कुछ लोग अगले साल हमारे साथ नहीं जाएंगे, कुछ लोग उसके अगले साल नहीं जाएंगे, या हम नहीं जाएंगे। तो हमने 2019 में राजस्थान के गोगामाड़ी में एक आम का पेड़ अपने लगभग 10-11 मित्रों के साथ रोपित कर दिया, और हम उस बात को भूल गए। लेकिन जैसे ही दूसरे साल में जब यात्रा आई तो और हम फिर चल पड़े, तो हमारा ध्यान मंदिर पे नहीं रहा, हमारा ध्यान उस पेड़ पे रहा कि यार हमने पेड़ लगाया था वो है या नहीं।
और आज मैं जब भी उस क्षेत्र में जाता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है, तो मैं मंदिर से पहले उस पेड़ को देखता हूँ। वो अमरूद का पेड़ है, सॉरी, और आज वो मुझसे भी बड़ा है और फल दे रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी होती है। दूसरी बात, मैं आपको एक प्रत्यक्ष और उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे दादाजी परिवार के एक्सपायर हुए, गोलोक गमन हुआ। तो जिस दिन उनका 13वीं थी, चूँकि उनके कुछ बेटे बाहर भी रहते हैं, सब लोग आए थे, तो शाम के समय मैंने उनसे कहा, भाई चाचा जी, दादाजी तो बहुत उम्र में गोलोक गए हैं, उन्होंने पूरा जीवन पूरा गांव देखा, तो क्या हम इनकी याद में एक पेड़ लगा दें यहाँ, ताकि हमें याद रहेगा कि हाँ ये उनकी याद में है। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, वो बात तो अच्छी है, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था जल्दी कैसे करेंगे। तो मेरे पास भी किसी का दिया हुआ एक नीम का पेड़ था, तो मैंने कहा चाचा जी, पेड़ की व्यवस्था तो हो जाएगी, बशर्ते आप तैयार हो, और ये पेड़ केवल आपको देख रेख करनी है इसकी, आपका एक परिवार का हिस्सा बनेगा। तो उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया, और आज वो नीम का पेड़ अभी शायद 2-3 महीने 4 महीने उस पेड़ को हुए, और पेड़ खूब हरा भरा है। तो जब भी हम उस पेड़ को देखते हैं तो हमें अपने दादाजी की याद आती है। तो मेरा कहने का एक आशय ये है कि जब भी आप वृक्षारोपित करें तो उसे अपने विवाह की सालगिरह से कर सकते हैं, अपने बेटी के कन्यादान से कर सकते हैं, अपने बेटे के जन्मदिन से कर सकते हैं, किसी न किसी एक ऐसे विषय से जोड़े ताकि हमें वो याद रहे और हमारा आकर्षण उसके प्रति बना रहे, तो हम उसकी निश्चित रूप से देखभाल कर सकते हैं। अर्चना जी ने जैसे कहा कि जो बहुत तेज़ी से आंधी आ रही है उसे हम कैसे रोक सकते हैं, एक बहुत छोटी सी कथा आपने भी सुनी है और मैंने भी सुनी है, और मेरे जीवन का वो लक्ष्य है कि जैसे एक बार जंगल में आग लगी तो सब जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागते गए। तो एक छोटी सी चिड़िया भी घूम घूम कर देख रही थी। एक जंगल के राजा ने कहा कि भाई तुम यहाँ क्या कर रही हो, दौड़ो, जान बचाओ। तो वो चिड़िया ने क्या क्या, चोंच से पानी लाती और आगे ऊपर डाल रही, चोंच से पानी ला रही, आगे ऊपर डाल रही। तो जब सबने देखा, उसने कहा, अरे चिड़िया क्या कर रही है तू, तेरी चोंच से आग तो बुझेगी नहीं, उल्टा तू जो है यहाँ इससे जल जाएगी। तो तब चिड़िया ने कहा कि भले ही मैं इस आग में जल जाऊँ, लेकिन मेरा नाम जब इतिहास में होगा तो आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। तो ये हमें एक जीवन का कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए कि आज हम जो पेड़ लगा रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए लगा रहे हैं। हो सकता है कि हमें उस पेड़ का जो फलीभूत होगा, उसके फल खाने का, उसकी छाया का, उसका अवसर न मिले, लेकिन हमारे बच्चे निश्चित याद रखें कि ये पेड़ मेरे पिताजी ने लगाया था, ये पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था। तो इस करते हम इस पर्व को और अच्छे ढंग से मना सकते हैं। मैं एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, 2-3 लाइनों के साथ अपना वाणी को विराम करूँगा क्योंकि समय का भी अभाव है, और एक निवेदन भी आपसे करूँगा कि इस कार्यक्रम के पश्चात गांव के दूसरे हिस्से में, यानी कि जो उधर से आते हैं पहला स्थान है, वहाँ हमने कुछ पेड़ रोपने का एक रखा है। अगर आप सबसे निवेदन है, जो लोग चल सकते हैं तो वहाँ हम कुछ पेड़ अभी रोपित करेंगे। उत्तराखंड में सब लोग हम रहते हैं, आप अपना फ़ोन चलाते हैं, तो उत्तराखंड की कुछ चीज़ों को आप इसमें खोजिए। उत्तराखंड का इतिहास, हर गांव एक नई कहानी के साथ बसा है, हर एक त्यौहार हमारा एक संस्कृति के साथ जुड़ा है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। आप उन्हें पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें अपने प्रदेश की संस्कृति के बारे में, त्योहारों के बारे में खूब जानकारी मिलेगी। और आज इतनी मातृशक्ति को देखकर मेरे मन में फिर गिरिराज की 2 बातें आ जाती हैं कि ले उजाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद मुकेश भाई जी। और इसके बाद मैं मंजू दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि आप भी मतलब कहाया के बारे में, महिलाओं के बारे में अपने 2 शब्द रखें। अगर मैं इसका यूज ना करूँ तो चल जाएगा? है? नहीं आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लाइव चलो, ठीक है, चलो। हेलो हेलो, मेरा नाम मंजू कुमाई है और मैं काया लर्निंग सेंटर में लगभग शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, हेलो, अब आ रही है? ठीक है। तो मैं लगभग शुरू से ही यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो धात परिवार के सभी लोगों का हमारे काया लर्निंग सेंटर में स्वागत है, और तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने यहाँ पर आने के लिए हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया है, जिसमें बहुत टाइम से सोच रही थी कि आप लोग आए हैं, लेकिन मैं कर नहीं पाई थी इस चीज़ को। इसके अलावा मैं काया परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और काया परिवार में मैं ये नहीं कहूँगी कि ये माताएं या बहनें ये गांव के, मैं ये जानती हूँ कि जैसे
हम लोग काया परिवार से, वैसे ये मेरे साथ काया परिवार के हैं। मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि ये काया परिवार अलग है और तिलवाड़ी के गांव के लोग अलग है। मैं कभी भी बात करती हूँ या तो ये बोलती हूँ काया के लोग, कभी ये नहीं हुआ कि हाँ यार तिलवाड़ी के लोग, क्योंकि मुझे जब भी कभी ऐसा लगता है कि मैं कुछ नया करना है और नहीं कर पा रहे हो, जब आप लोगों को देखती हूँ, आप लोगों से बातचीत करती हूँ ना, तो मेरे अंदर एक नई एनर्जी आती है कि हाँ यार हम कर सकते हैं। मुझे याद है जब हमने शुरुआत की थी तो शुरुआत में हम कुछ ही लोग होते थे, 8-10 लोग, और धीरे धीरे करके आज हम इतने लोग, कई बार इससे ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने अपना समझ के हर चीज़ करते हैं कि हाँ हमें ये करना है, ये करना है, तो उसके लिए हमेशा आप जानते हो खुला वो रहता है। बाकी काया के बारे में मैं बोलूँगी, काया एक जगह है, प्लेस है, जैसे कि संतोष जी ने कहा था कि जहाँ पर आप आइए, आपको क्या करना है, क्या एक्टिविटी करनी है, आप खुल के कर सकते हैं। और काया एक देह है, एक शरीर का नाम काया है, जिसको हम जैसा चाहें वैसे रख सकते हैं और समय के साथ साथ चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन देह के साथ जितना चेंज हम कर सकते हैं एक लिमिट ही होती है। ऐसा नहीं है कि हम आज ऐसे दिख रहे हैं तो कल को शायद सिर पीछे हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो सेम काया का भी वही है कि काया के साथ एक प्रकृति को लेके आपको यहाँ के उसके साथ में, देह के साथ में, जिस तरह का हम लोग चाह रहे हैं कि काया एक एनवायरनमेंट के साथ ऐसी रहे, तो उसके एक्टिविटी के साथ आप जो भी करते हैं, जैसे आप एक्टिविटी करते हैं, तो उसके लिए आपका हमेशा स्वागत है। और ऐसा कुछ बताने जैसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, सभी को पता है, ठीक है। और लेकिन मुझे एक चीज़ बड़ा अच्छा लगता है, मैंने ना जब हरेला वाली बात हो रही, मैं इस जंगल में गई थी एक बार, तो यहाँ पे हमारे नाना जी हैं, टीकाराम जी है वैसे उनका नाम, लेकिन हम प्यार से सब लोग उन्हें नाना जी ही बोलते हैं। तो सबसे बुजुर्ग है, तो उन्होंने मुझे यहाँ ऊपर जंगल से ना अमरूद ला के देते हैं वो, और वो अमरूद है जो मैंने बचपन में एक फ़ोटो बनाई थी। फ़ोटो मतलब आपने देखा होगा, एक अमरूद पहले आता था, एक लंबा सा होता था, पीछे से पूंछ निकली हुई होती थी, उस टाइप का अमरूद आज के टाइम पे कहीं नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि वो दुर्लभ हो गया है, लोगों के पास पेड़ पौधे भी नहीं है उसके, लेकिन वो जब भी इस जंगल में जाते हैं 6-7 किलोमीटर अंदर जाके, वो हमेशा मेरे लिए वो लेके आते हैं। और उसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अलग है। मुझे नहीं मालूम वो कैसे लगे हैं, किस तरह से लगे हैं वो पेड़ पौधे, पर जो भी है अच्छा है। तो मेरा थोड़ा सा इसमें यह था कि हम पेड़ पौधे चाहे काया में लगाएं, चाहे घर के पास लगाएं, वो तो हम लगा रहे हैं। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जिन चिड़ियाओं के लिए, जिन पंक्षियों के लिए हम कहते हैं ना कि यार पंछी आने चाहिए, चिड़ियाएँ आनी चाहिए, कुछ पौधे ऐसे भी लगाएं ना जो हमें खाने को मिले या ना मिले, कम से कम उन्हें तो मिले। तो एक तो इस पे हम लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं कि कुछ करेंगे आगे, कुछ पेड़ पौधे लगाएंगे। दूसरा यहाँ फॉरेस्ट लगता हुआ कि कुछ, जैसे अभी सर ने बताया था कि सहतूत के पेड़ या कुछ पेड़ ऐसे जो बंदरों को पसंद है, कुछ फल, कुछ केले वेले, कुछ उस तरह से लगाए, ताकि कम से कम कुछ दिन तो वो बिजी रहे, उनको कुछ खाने को मिले। अपने लिए तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। बाकी ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, इसी के साथ धन्यवाद, मुझे बोला नहीं जाएगा इस पर, ठीक, थैंक यू। मैं दयानंद डोभाल जी से निवेदन करूंगी कि शायद उन्होंने कुछ बच्चों की प्रस्तुति रखी हुई है, तो प्रस्तुति दी जाए। धन्यवाद आप सभी का, और धात परिवार की ओर से एक बार पुनः मैं यहाँ पे उपस्थित सभी प्रकृति प्रेमियों का धन्यवाद करता हूँ, उनको जो शुक्रिया करता हूँ। बैठ